अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वैसे कभी कभार मैं अपने आप को बड़ा लकी फील करती हूँ कि इस खित्ते में हम पैदा हुए हैं, क्योंकि मैं अगर देखती हूँ तो सर्दी गर्मी ये सारी चीज़ें बैलेंस होती हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे ममालिक जहाँ बहुत ठंड पड़ती है ना, मतलब वहाँ पर रहना बहुत मुश्किल होता है। हमें बड़ा एसी की हवा चाहिए होती है और हम गर्मी 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 कर रहे होते हैं, लेकिन यकीन जाने वो जो सर्दी में रहना है ना, वो जो गर्मी में रहना है वो सर्दी से हज़ार गुना बेहतर है। क्योंकि आप जाके ज़रा कनाडा के उस खत्ते में तो रहें, नॉर्वे या स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में तो रहें, तो पता चल जाएगा कि लाइफ कितनी मुश्किल है, सड़कें साफ़ करना। फिर एक और बहुत मज़ेदार चीज़ लगती है मुझे अपने खत्ते की, और वो ये कि हर तरह का फल, हर तरह का ड्राई फ्रूट ये मैसर है, पहाड़, समंदर, रिवर्स, ये सारी चीज़ें अंडर वन रूफ यानी कि एक ही मुल्क में मिलती हैं। हाँ, थोड़ा बहुत चीज़ें 19-20 करने की ज़रूरत है हमारे इस मुल्क में, लेकिन हमारा भी कुछ अमल दखल होना चाहिए, और हो सकता है मेरे बच्चों के बच्चे वो चीज़ एंजॉय करें जिसका हम ख्वाब देखते हैं। एक चीज़, बल्कि ऐसी कई चीज़ें हैं जो खलती हैं थोड़ी थोड़ी। आई डोंट नो वाई, ये किधर से आई हैं, ये किस खित्ते से आई हैं। दुनिया के बहुत सारे ममालिक का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो सोच है, वो बदल चुकी है, लेकिन हम अभी तक उस पुरानी थॉट्स में फंसे हुए हैं। और वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट थॉट है, वो ये कि जब घर में औलाद पैदा होती है तो खुशी मनानी चाहिए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जब घर में बेटा पैदा होता है तो डबल ट्रिपल खुशी मनाते हैं। और बेटी के होने पे ज़रा से थोड़े से ना, मतलब बहुत सारे लोगों को खुशी मनाते हुए भी देखा है, लेकिन थोड़े से हिलजुल भी जाते हैं। इतनी मतलब खबरें सुनने को मिलती हैं कि बेटी पैदा होने के बाद बाप ने दरिया में बहा दिया। बहुत सारी ऐसी खबरें सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आज भी इस जो टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है, लड़कियां लड़कों के कदम से कदम मिला के कहाँ कहाँ पहुँच गई हैं, उसके बावजूद भी लोगों की थिंकिंग बदलना बहुत मुश्किल है, और पता नहीं कब ये थिंकिंग चेंज होगी। आप नोट करें, आपके घर में बेटियां होती हैं तो आप उनकी हंसने, बोलने, चलने फिरने, उनको खाना पकाना सिखाना, उनकी तरबियत बड़े एक अच्छे तरीके से कर रहे होते हैं। और बाकी सारी चीज़ों में तो आप बेटों को आगे रखते हैं। जाओ, जो एडमिशन है ना, अच्छा हाँ तुम्हारा करा देंगे, पैसे कम है, सिर्फ एक बच्चे का एडमिशन हो सकता है, लड़के का करा देंगे। अच्छा, अलग कमरा लड़के को दे देंगे। अच्छा, जो मुर्गी की टांग है लड़के को दे देंगे। बेहतर कपड़े, बेहतर पैसे लड़कों की हिस्से में आते हैं, लेकिन तरबियत, ज़्यादा बेहतर तरबियत हम अपनी बेटियों को देते हैं, यही सोच के कि उन्होंने दूसरे घर जाना है। जब सब चीज़ें ही लड़कों को दे रहे हैं तो तरबियत लड़कों को क्यों नहीं देते? उनको क्यों इतनी ढील दे देते हैं? उनको क्यों इतना खुला छोड़ देते हैं? लड़कियों के लिए लिमिटेशंस होती है, आप अपने दोस्तों के घर रात को नहीं रुकना, इतने बजे से इतने बजे तक बाहर नहीं रहना, अकेले नहीं जाना। लड़कों पे इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, या बहुत सारे घरों में बहुत कम होती हैं। हालांकि हम ये नहीं सोचते कि जिस बच्ची को हम तरबियत दे रहे हैं कि वो दूसरे घर जाएगी तो हमारी नाक ना कटवा दे, उस दूसरे घर में उसकी शादी एक लड़के से हो रही है, और जिसकी तरबियत अच्छी होना बहुत ज़रूरी है, वरना आपकी लड़की की ज़िंदगी कैसे अच्छी गुजरेगी। माँओं को अपनी बेटियों की तरबियत के साथ साथ अपने बेटों की तरबियत पर भी उतना ही एम्फसाइज़ करना चाहिए, उतनी ही तवज्जो देनी चाहिए जितनी वो अपनी बेटियों के लिए देती हैं। और अगर माएँ नहीं दे सकती तो बापों का फ़र्ज़ है, क्योंकि शायद एक आदमी को, एक मेल जो वो कहते हैं ना कि शख्सियत है, उसको एक मेल ही समझ सकता है। माँओं को बहुत सारे बच्चे जो हैं प्यार में जो है वो मना लेते हैं, और कभी कभार हमें उल्लू भी बना लेते हैं, है ना, मामू भी बना देते हैं, और हम उनके प्यार में जो है उनकी कभी कभार नाजायज़ ख्वाहिशात भी पूरी कर लेते हैं। लेकिन जो हमारे हस्बैंड्स होते हैं ना, वो इस चीज़ में थोड़ा सा चालाक होते हैं। उनको पता है कि उनके बेटे कितने पानी में, तो हमें उनका सहारा लेने की ज़रूरत पड़ती है, बजाय इसके कि हम उनसे बहुत सारी चीज़ें छुपाते हैं अपने बेटों की मोहब्बत में। अगर हम उन्हें सही वक्त पे बता दें तो वो जो एक लेबल हमारे बेटे के सर पे लगता है कि अच्छी तरबियत नहीं हुई, और उसका सहरा फिर सारा ज़ाहिर सारा हमारे ऊपर जाता है।
उससे हम बचा सकते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद हमारी कुछ ऐसी सेलिब्रिटीज़, वो कहते हैं ना कि अपना करियर, अपनी ज़िंदगी का वो एक अहम ख्वाब कुर्बान कर दिया अपने बच्चों की तरबियत के लिए, और उस तरबियत में उन्होंने क्या क्या चीज़ें शामिल रखी, आज हम उनसे जानेंगे और ख़ुद सीखने की कोशिश भी करेंगे। और हमारे साथ ज़ाहिर है फैक्ट्स एंड फिगर्स और रिसर्चेस बताने के लिए प्रोफेशनल हेल्प की भी ज़रूरत होगी, और वो आज हम आपको दिलवाएंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद हाँ ये बात करते हैं आज बेटों की तरबियत पे, आज सारा फोकस उधर ही होगा। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज का एक खूबसूरत टॉपिक और ज़रूरी टॉपिक। खूबसूरत इसलिए कि माएँ तो खूबसूरत होती हैं, चाहे वो बेटियों की हों या बेटों की हों, लेकिन जो बेटों की माएँ होती हैं ना, वो थोड़ा सा खूबसूरत उनको महसूस कराया जाता है, क्योंकि घर में सिर्फ आदमी होते हैं। तो फिर अगर उनके हस्बैंड कहते हैं कि उनसे पूछा जाता है कि मैं कैसी लग रही हूँ और वो नहीं लिफ्ट कराते, तो बेटे होते हैं ये बताने के लिए कि मम्मा आप दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत हैं। सो वो जो खूबसूरत औरत है उसको मक्खन भी बहुत लगते हैं। तो मेरे पास इस वक्त यहाँ 2 माएँ मौजूद हैं जो बेटों की माएँ हैं और उनको एक्सपीरियंस नहीं है कि बेटियों की माँ कैसे बनते हैं। तो क्या इन्होंने अपने बेटों को सख्ती से परवान चढ़ाया है, कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखा है इनकी परवरिश में, और क्या बेटों को पालना मुश्किल है या आसान। मैं सिर्फ इनमें से वाहिद हूँ जो बता सकती हूँ कंपैरिजन करके, क्योंकि मेरे पास दोनों हैं। यहाँ मेरे पास मौजूद हैं साहिबा एक तरफ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक है। और दूसरी तरफ है मेरे पास साइमा कुरैशी, जो कि अकेली नहीं, अपने 2 भाइयों के और एक बेटे के पहली दफ़ा साइमा अपने 3 माशाल्लाह बेटों के साथ यहाँ मौजूद हैं। और साइमा कह दो भाई, 2 भाई और एक बेटा, लगता ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। दानियाल को तो हम सब जानते ही हैं, ज़ाहिर है आपने इनको ड्रामों में भी देखा है, और वैसे भी मैंने इनको इंटरव्यू किया है इनके करियर के हवाले से। पर आज ये बेटे के हवाले से आए हैं, है ना। आज एक्टर नहीं, बेटा और भाई। किसी को नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था कि साइमा, मैं समझती थी साइमा की इकलौती औलाद दानियाल है, लेकिन फिर मुझे पता चला अपनी टीम के ज़रिए कि माशाल्लाह अब्दुल कबीर खान और तलाल खान, माशाल्लाह से, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। ये 2 गबरू जवान जो हैं, ये भी दानियाल के भाई और साइमा के बेटे। कैसे आप सब लोग? बिल्कुल ठीक। मतलब कि अम्मी की तो लय है ना, घर में एक औरत हुक्मरानी है। कबीर को तो मैं शोज पे लेके जा चुकी हूँ बचपन में। अच्छा। लेकिन वो जब छोटे थे तब मैं लेके जाती। सब समझते होंगे कि दानियाल का बचपन। एग्जैक्टली, तो वो बस थोड़ा सा मिक्स हो गया था कि वो दानियाल है या कबीर है। हाँ। तो उसके बाद फिर इनके बाद जरा थोड़ा मैंने काम कम कर दिया था। हाँ। जी। अच्छा, आप दोनों से और साथ मैं बता दूं भाई, जिनके सहारे हम यहाँ बैठे हुए हैं, डॉक्टर नीलम नाज हमारे साथ है और जाहिर है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। तो ये फैक्ट्स एंड फिगर्स बताएंगी बहुत सारी चीज़ें। जब हम 3 माओं ने जब अपने बच्चों को हम परवान चढ़ा रहे होंगे, तो हो सकता है रिसर्च हमने ना की और हमने अपने तरीके से अपने बच्चों को पाला है, लेकिन आजकल की माओं के लिए बहुत सारी रिसर्च अवेलेबल है गूगल पे, जिसकी मदद से अगर उनकी बड़े बुजुर्ग भी ना उनके आस पास हों, तो वो उसको देखकर भी बहुत सारी चीज़ें अपने बच्चों पर अप्लाई कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम निदा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह निदा, मैंने अपनी जो पेरेंटल काउंसलिंग के सेशंस में ये जुमला जितना इस्तेमाल किया है ना कि काश बेटों की तरबियत पे मेहनत की होती। हाँ। तो बहुत सारे मसलों से, बहुत सारी चीज़ों से, हमारे माशरती प्रॉब्लम से हम बच सकते। इसीलिए मेरा आना तो ज़रूरी था। अच्छा, यहाँ एक कॉमन चीज़ ये है कि साइमा और साहिबा दोनों ने चाहे बेटा हो या बेटी हो, अपने बच्चों की परवरिश के लिए अपने करियर को सेकेंडरी रखा। क्यों? दोनों बहुत काबिल, टैलेंटेड, खूबसूरत ख़वातीन अपनी अपनी फील्ड्स में, मगर साइमा भी गायब हो गई एक ज़माने में और साहिबा भी इन्होंने सेकेंडरी ही रखा। कभी कभार इंटरव्यूज़ और उसमें नज़र आती रही, जबकि एक फ़िल्मी और एक ड्रामा का करियर बड़ा ग्लैमरस होता है। और ये बात बच्चों को जो है अप्रिशिएट करनी चाहिए वक्तन फ़वक्तन कि आसान नहीं होता। जब आप अपना करियर बनाते हैं तो आप ज़ाहिर है एक ख्वाब देख रहे होते हैं, आप अच्छे पैसे भी कमा रहे होते हैं, आप अपने इंडिपेंडेंट होते हैं, मगर औलाद के लिए फिर अपने आप को बैक सीट पे ले जाना
तो ये एक बड़ी बात है और मैं सारी माओं को सलाम पेश करती हूँ जो ये करती हैं। हेड्स ऑफ। सो साहिबा, मैं आपसे शुरू करूँगी कि आपने भी 2 बेटों की परवरिश की। वो कितने छोटे थे जब आपने कहा कि नहीं, अब बस मुझे इनको तवज्जो देनी है? नहीं, वो तो पैदा ही नहीं हुए थे जब मैंने सोचा। अच्छा। कि मैंने, हाँ बिल्कुल, मैंने शादी के बाद काम ही नहीं किया। हाँ। मैंने पहले से सोचा था कि मैंने फैमिली लाइफ अपनी आगे लेकर चलनी है। और आपको ऐसा लगता था कि फैमिली लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ साथ चलाना मुश्किल है? हाँ, बहुत मुश्किल है वो। फिर उसका ये होता है कि बच्चे इग्नोर हो जाते हैं या किसी रिलेटिव के पास छोड़ो या मेड के पास छोड़ो। हाँ। तो फिर वो वाला जो असर है ना, उनकी तरबियत का असर, वो बल्कि तरबियत करते भी नहीं है, मेड कौन सी तरबियत करेगी, तो वो मुश्किल हो जाता है। हाँ। जो माँ तरबियत कर सकती है वो कोई और नहीं कर सकता। हाँ। और माँ की तरबियत भी ऐसे होगी कि जो कमियाँ आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में नहीं थी, आपके बचपन में नहीं थी, जैसे मेरी मदर के पास टाइम नहीं होता था, तो मैंने सारी चीज़ें छोड़ के मैंने पहले अपना टाइम दिया बच्चों को। तो वो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बच्चों के साथ साथ उनकी उनके हर एज को आप इंजॉय करते हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप उनकी हर एज को इंजॉय करें और उनका सारा काम आप खुद करें, हर चीज़ को खुद आप लेकर चलें। और जब छोटे थे बच्चे, बिल्कुल तभी पहले ही मैंने तो बिल्कुल काम ही नहीं किया। तो यही फ़ैसला था कि बच्चों को ना बिल्कुल 1 मिनट के लिए भी नहीं ना अपने से अलग करना। और ख़ास तौर पे बेटों की माँ है, क्योंकि बेटों की तरबियत जितनी बेटियों की ज़रूरी है कि जी उनको ज़रा बचाना है और उनकी तरबियत अच्छी हो और वो सीधी और नेक रहे, हाँ। उसी तरह बेटों के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे किसी की बेटी आपके घर आनी है तो आपकी तरबियत नज़र आनी चाहिए कि आप जैसी बेटी चाहती हैं आप वैसी बहू भी चाहेंगी ना, कि आपकी बेटी जितना प्यार आपकी बेटी से होना चाहिए आपको उतना ही बहू से ऐसे होगा कि आपका जो बेटा होगा उसको प्यार देगा, रिस्पेक्ट देगा, तो आगे रिटर्न में मोस्टली ये होता है कि रिटर्न में अच्छा ही मिलता है। वो तो कोई एक रेयर केसेस होते हैं जिसमें रिटर्न में आपको अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता। बिल्कुल। अच्छा, उसी तरह साइमा, दानियाल और अब्दुल कबीर में कितना फ़र्क है, लाइक एज ग्रुप का? 12 साल का। 12 साल। तो दानियाल ने भी बेबी सेट किया होगा? बिल्कुल। जी ये तो मुझे बिल्कुल एक्चुअली थोड़ी सी परवरिश जो है वो साइमा के साथ साथ दानियाल की जिम्मेदारी भी हो गई होगी। मुझे तो अभी भी वो याद है, एक्चुअली वो दिन याद है कि ये तो जिस दिन ये पैदा हुआ था, वो मुझे आज तक इसलिए याद है क्योंकि मैं उस वक्त 12 साल का था। तो मैंने कभी ऑनेस्टली न्यू बॉर्न बेबीज देखी नहीं थी। मुझे नहीं पता था ये बहुत छोटे से होते हैं। तो मैं भी उस वक्त खैर छोटा ही था। तो मैं जब इनसे मिलने गया अस्पताल में, तो मैं वो होता है तकिया लेके जाते हैं, मैं इनके लिए तकिया लेके गया था घर से, इनका अपना तकिया। अच्छा। तो मैंने बहुत अम्मी को देख के ना, जिस बार मैंने यूँ तकिया बिस्तर पे रखा, मैं इनसे मिला तो उन्होंने बोला बेटा आपने तकिया तो बच्चे के ऊपर रख दिया आपने, छोटा सा। तो मुझे उस दिन से ये याद है कि ये दोनों बिल्कुल मेरे सामने पैदा हुए हैं, मेरे सामने बड़े हुए हैं। तो मुझे अम्मी के साथ साथ मुझे सब कुछ पता है कि जो बेसिक्स हैं कि क्या करना होता है, कैसे करना होता है, सर गोल करने से लेकर तक। तो ये सारी चीज़ें मुझे ट्रेन कर दिया है ना, तो मुझे है आइडिया, ये सारा है तुम्हें आइडिया। तो ये किस तरह दानियाल हेल्प करते थे अब्दुल कबीर और तलाल के लिए? ये माशाल्लाह से दानियाल ने बहुत हेल्प की है और कभी भी मुंह नहीं बनाया। जैसे मुझे कभी जाना होता था, जबकि एज डिफरेंस था, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा रहता था कि यार किस तरह होगा क्या होगा, लेकिन कर लेता था और खुशी खुशी करता था। अच्छा। तो एक तरह से कबीर को कभी ऐसा हुआ कहीं आप अकेली गई हो और दानियाल की गोद में बच्चे छोड़ के गई हो और कोई नहीं है घर में? नहीं ऐसा हुआ है। और फिर ऐसा भी हुआ है कि जब मैं आती थी तो ये रो रहा होता था, मामा भाई अद्दा, इसको अद्दा कहते हैं। अच्छा। हाँ, अद्दा ने मुझे बहुत डराया, मास्क पहन के डराया कि चुप हो जाओ, रो नहीं, चुप हो जाओ। तो ये भी होता था। अब लड़के घर में,
तो क्या ऐसा होता था कि बस रेसलिंग चल रही है और वो सारी चीजें? शोर रेसलिंग तो है ना, बहुत क्योंकि तीनों डिफरेंट है ना, तीनों अपने अपने मिजाज के डिफरेंट। तो अब वो कभी इनका मूड नहीं है, तो जब इनका मूड सही होता तो इनका मूड नहीं है, और ये तो हर वक्त के नॉटी हैं, दोनों को तंग करना, भैया को भी और अद्दा को भी, तो वो बस शोर ही होता रहता था। पढ़ाई में हेल्प और बाकी चीज़ों में हेल्प, कभी किसी ने बाहर बुली किया सो वो हेल्प मिल पाती है भाई से? क्योंकि अम्माएँ इस चीज़ में थोड़ी सी वीक होती हैं, अगर आपको कोई बुली कर रहा है तो वो नहीं, कभी कभार कुछ अम्माएँ, लेकिन तुम्हारी अम्मा तो थोड़ी माही मुंडा है। थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा। लड़के ज़्यादा बुली होते हैं बहुत, है ना, और बुली होने से भी उनकी पर्सनैलिटी पे थोड़े से दरारें आती हैं। लड़के जो होते हैं ना वो एक्सप्रेसिव भी नहीं होते, शर्माते हैं और बताते भी नहीं ना घर में आके कि हमें बुली किया किसी ने। वीकनेस अपनी शेयर नहीं कर हाँ, पाते, नहीं शेयर कर पाते क्योंकि हम उन्हें मौका नहीं देते। लड़के बोलते कम है, लड़कियां ज्यादा बोलती हैं। यस, ये हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं। बस मलाज बहुत बोलता है, मुझे यकीन नहीं आता इस बात का। नहीं, वो तो आपकी वो है ना, मॉर्निंग शो में जाहिर है वो हुआ है, तो वो उसने तो बोलना ही था, सब जगह से बोल पड़ रहे थे उसको और ये भी बोले जा रही थी। एक वो तो ज़माने में पता नहीं, मुझे ऐसा लगता था मेरा जो बेटा है फरीद, वो बहुत सवाल करता था एक सर्टेन एज तक। तो मेरे अब्बू कहते थे बेटा तुम इसको बड़े होके वकील बना देना, बहुत सवाल करता ये सारे फेजेस ये तीनों के साथ आए, इतने सवाल कि वो मेरे जवाब खत्म हो जाते थे। ये ब्लू है तो ऐसा क्यों है, वो लैम्प है तो ऐसी क्यों है, फिर बेटा भी बताती हूँ, अच्छा फिर मामा फिर क्या होगा, मम्मा बात सुने ना, चुप हो जाओ। बड़ा मुश्किल होता था, लेकिन इन तीनों में एक्सप्रेसिव ही है। अच्छा, तलाक एक्सप्रेसिव। ओके। हाँ, ये लोग जरा ये फिर भी जरा दोनों थोड़ा शाय हैं, और थोड़े साबिर बच्चे हैं मेरे। अच्छा। दो मतलब अच्छे समझदार दोनों, लेकिन माशाल्लाह खैर इसकी एज भी ऐसी है। एक शो में इन्होंने आके बताया था कि आप भाई अच्छे ग्रेड्स लेते हैं आप लोग। हाँ, तो क्या पढ़ते हैं? फिलहाल साइंसेस पढ़ रहा था, लेकिन फिर मैंने सब्जेक्ट स्विच कर दिया। अब सोचा कि अब भाई के नक्शे कदम पे चलना है। जी। हाँ, बिजनेस में आप जी, जाना चाह रहे उसी हैं? में वाकई जाऊंगा। कम बोलता है बहुत। दानिया, तुम तो नहीं थे पहली दफा जब ऐसे आए थे। ये तो भी अभी आहिस्ता स्क्रीन से अभी तरह 5 मिनट हुआ थोड़ा सा, इसलिए जैसे साहिबा के भी दोनों बच्चों में थोड़ी सी डिफरेंस है कि एक थोड़ा कम बोलता है और एक है ना, बड़ा वाला थोड़ा बोलता है और छोटा वाला थोड़ा सा कम बोलता है। अच्छा, मैं बल्कि इनसे ये सवाल पूछना चाहूँगी कि माँ बाप तो तरबियत सब बच्चों को एक जैसी देते हैं, लेकिन सबके मिजाज डिफरेंट होते हैं, तो सब असर दूसरी तरह अलग अलग लेते हैं। तो ये मिजाज की भी आपकी नेचर जो है फितरत हर किसी की फितरत क्या है या मिजाज में क्या फ़र्क है फितरत और मिजाज में? देखिए, मिजाज, फितरत और दूसरी चीज़ जो इफ़ेक्ट करती है वो है आपका बर्थ ऑर्डर। बर्थ ऑर्डर। अगर मैं सबसे बड़ी होंगी तो मेरी पर्सनालिटी मुख्तलिफ होगी, अगर मैं सबसे छोटी होंगी तो मेरी पर्सनालिटी मुख्तलिफ होगी। जिस तरह आपने भी अपने छोटे वाले के बारे में कहा कि वो ज़्यादा बोलता है, ये भी अपने बेटे के बारे में यही कह रही है कि छोटा वाला ज़्यादा एक्सप्रेसिव है। जो बड़ा बच्चा होता है ना, वो बेटा हो या बेटी हो, उसे हम थर्ड पेरेंट भी कहते हैं। जिस तरह इन्होंने कहा कि इन्होंने भी जो वो पेरेंट की जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि वो जिस बर्थ ऑर्डर पे आप आए, आप सबसे बड़े हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको जिम्मेदारी का एहसास ज़्यादा होगा। ये खुद देखती होंगी कि जब इसको ज़्यादा फिक्र होती होगी कि ये बीमार हो गई या इसकी ये यूनिवर्सिटी की ये चीज़ मिसिंग हो गई है, छोटे वालों को परवाह भी नहीं होगी, क्योंकि उनको पता है सारे हैं ख्याल रखने के लिए। तो पर्सनालिटी में डिफरेंसेस इस वजह से आते हैं क्योंकि आप जिस माहौल में बड़े हो रहे हैं, मेरे पास कितने लोग हैं मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर मुझसे जो बड़ा वाला भाई बहन है वो ज़्यादा बातूनी है, वो ज़्यादा बात करता है, तो हो सकता है मैं अपने शेल में कंफर्टेबल रहूँ। अच्छा, एक मैं यहाँ पे एक आपको बात कहूँगी जो मेरी ऑब्जर्वेशन है दुनिया को लेकर, अपने ख़ानदान वालों रिश्तेदारों को लेकर बहुत जगह ऐसा देखा गया है कि पूरे भाइयों में से जब बड़े हो जाते हैं, अडल्ट हो जाते हैं, कभी कभार छोटा भाई जो है वो ज़्यादा जिम्मेदार होता है। Exactly. वो पूरे ख़ानदान का सजरा ही चेंज कर देता है। छोटा वाला बड़ा हो जाता है, वो सबसे बड़ा बन जाता है। कभी कभार बड़ा वाला इतना पैम्पर्ड होता है कि वो बस सीधी सीधी लाइन चलता है ज़िंदगी की। अगर आपका स्टेटस चेंज करना, आपको एक मुल्क से दूसरे मुल्क शिफ्ट कराना, अपनी फैमिली को सेट कराना, मैंने देखा है बहुत सारे छोटे भाई कॉन्फिडेंस पूरा चेंज कर देते हैं। कॉन्फिडेंस, क्योंकि देखें जब हम स्टेजेस से गुजर रहे होते हैं ना, तो पेरेंट्स के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो बच्चों पे हावी होते हैं, राइट। लेकिन जब छोटा वाला आता है तब तक 8, 10, 12 साल का फ़र्क हो चुका होता है, तो छोटे वाले का दुनिया को देखने का जो नज़रिया होता है ना, वो काफ़ी चेंज हो जाता है। तो वो अपने पेरेंट्स को भी करेक्ट कर रहा होता है, आप लोग डर किस बात से रहें, चले हम ये रिस्क लेते हैं, चले हम मूव आउट करते हैं, इस चेंज में कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है।
तो वो जस्ट कॉन्फिडेंस के साथ फैसले करते हैं। हाँ। इस वजह से जो है उनके अंदर ये वाला चेंज आता है और फिर वो फैमिली जो है उनको ट्रस्ट करने लगती है। लेकिन इसमें वक्त लगता है। हाँ। जब वो एडल्ट्स बन जाते हैं उसके बाद ये होता है। हाँ। लेकिन आप बचपन में भी देखेंगे जो छोटे वाले होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो प्रोटेक्टेड हैं, वो सेफ हैं। उनके बैकग्राउंड में बहुत लोग हैं, जिस तरह आप कह रही थी कि बुली होते हैं, राइट? आप ये भी अमूमन तौर पे देखेंगे छोटे वाले बनिस्बत कम बुली होंगे, क्योंकि उनको पता है कि मुझे कैसे हैंडल करना है। तलाल ऐसा है, हाँ, आपको किसी को बुली करने, मतलब आपको कोई बुली कर नहीं सकता, हिम्मत नहीं है उसकी। यही बुली हैं। हाँ, ऐसा ही है, असलियत ये है। असल में जो बुली हो रहे हैं वो मैं था। मैं एक्चुअली बहुत बुली होता था। सबसे मासूम और सबसे पैम्पर्ड मेरा चाइल्ड यही था, क्योंकि एक तो पहला था, तो इतनी लाडियाँ चीज़ें, फिर इतने टाइम के बाद खैर से वो आए, तो इसको तो मैंने प्रॉपर टाम दिया। अच्छा। हाँ, तो वो खैर तीनों थोड़ा आपने अपने परों में रखा ना। बहुत परों में तो खैर ये अभी भी निकले नहीं हैं, तो ये ज़रा थोड़ा अच्छा, वैसे कि हम माने या ना माने, हम सोचते तो ये हैं कि हमने सबके साथ एक जैसा ही तरबियत दी है, सारा एक जैसा किया, लेकिन नहीं होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। बड़े पे ज़्यादा हम फोकस करते हैं, प्यार भी ज़्यादा करते हैं, लेकिन सख्ती बड़े पे ज़्यादा होती है। छोटे को अब जैसे मेरा जो बेटा है बड़ा एहसन, उस पर हमने ज़्यादा सख्ती की है, तो जो छोटा है वो समझ जाता था, यानी अगर डांट उसको पड़ रही है ना तो वो कहता था कि चलो बाहर चलो। तो वो बच जाता था। एक्चुअली हम खुद भी तो सीख रहे होते हैं। पहला होता है, बड़े वाले पे हाथ साफ हो रहा होता है, छोटे वाले पे हम चालाक हो गए होते हैं, हमने अपनी एनर्जी भी बचानी होती है। उस वक्त हम एनर्जी बचाते हैं कि यहाँ इतना टाइम हम इस चीज़ में क्यों लगाएंगे, तो इस चीज़ से भी, चुटकी से भी काबू में आ सकता है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आज का शो बहुत इंपॉर्टेंट शो है, क्योंकि ये है लड़कों की तरबियत को लेके। हमारे यहाँ की माएँ लड़कियों की तरबियत दिलो जान से करती हैं, लेकिन एक्चुअली अगर वो लड़कों की तरबियत दिलो जान से करें तो मेरा ख्याल से हमारी बेटियों की ज़िंदगियाँ बहुत आसान होंगी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम बेटों की परवरिश पे थोड़ी रोशनी डाल रहे हैं, क्योंकि अक्सर मैंने बहुत सारे प्रोग्राम किए, हम जब कंटेंट अपना बना रहे थे तो हमने कहा हम तो हर वक्त बेटियों की परवरिश, बेटियों की ये, मैंने कहा यार वाई, हमने कभी बेटों की परवरिश पे क्यों शो नहीं किया? करना चाहिए, क्योंकि जो जिस तरह की चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं उसके अंदर बहुत ज़रूरी है कि अगर हम अपने बेटों को अच्छा पालेंगे तो माशरा सिर्फ बेटियों को अच्छा पालने से नहीं अच्छा बनेगा, बेटों को अच्छा पालने से ज़्यादा बेहतर बनेगा। हाँ, सो हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले बच्चों की फितरत और बच्चों की अपनी पर्सनालिटीज़ पर। जब बच्चे पैदा होते हैं तो ज़ाहिर है सबके पास अलग अलग स्ट्रेंथ्स और अलग अलग वीकनेस होती है। तो आपके पास, आपके क्योंकि 3 बेटे अभी यहाँ इस वक्त मौजूद हैं और भले ही तीनों भाई हों, लेकिन सबके अंदर अलग अलग पर्सनालिटीज़ होंगी। बिल्कुल। आपने कहा कि जैसे ये जो थे ये थोड़े से उस वक्त बड़ा था, आप भी नई माँ थी, बिल्कुल, तो थोड़े कॉन्फिडेंस अगर देखा जाए तो तलाल में ज़्यादा है क्योंकि वो छोटे हैं। हाँ, नहीं कॉन्फिडेंस अभी खैर ये शाय है, लेकिन हाँ ये है कॉन्फिडेंस। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एज के साथ साथ जैसे बच्चे बड़े होते हैं, स्कूलिंग, कॉलेज, चीज़ें, तीनों को पाला ना आप? जी जी। कौन तीनों में से तंग करने वाला बच्चा था? ये 2 बहुत नॉटी थे। हाँ। मतलब नॉटी इन सेंस ये कि शरारत, नॉर्मल शरारत, लेकिन ये जो अपना कबीर है ना, ये वो वाला परेशान करने वाला था। ये डिफ़िकल्ट बच्चा था। अच्छा, मुझे ये डिफ़िकल्ट नहीं, डिफ़िकल्ट खाने में बहुत अजाब था। हाँ। मेरे लिए इसको कुछ खिलाना मुश्किल होता था। मुझे यकीन करें, आप बेसन पे बिठा के ना पानी का नल खोल के ना ये पानी से खेलता रहता था तो मैं खाना खिलाती थी। फिर दाल और चावल रख देती थी, मैं कहती थी इसके साथ खेलो, तो उसके साथ खेलता रहता, फिर मैं कुछ खिलाती थी। और इतना ये बोर हो जाता था, फिर मैं फ्राइंग पैन ला रही हूँ, चम्मच ला रही हूँ, उसके साथ टिक 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 करे तो मैं कुछ खिला रही हूँ। मतलब मुझे, मैं बीमार होने लगी थी। इसको एंटरटेनमेंट चाहिए, एंटरटेनमेंट। ऐसा साइलेंट टॉर्चर था ये कि मैं बता नहीं सकती। और ये दोनों जो थे ना, ये एक्सट्रीम नॉटी थे। हाँ। बेटा बैठ जाओ, बैठता था फिर भागता था। ये लोग नॉटी थे, मतलब इनको पकड़ना मुश्किल होता था। हाँ। कभी ऐसा हुआ, कभी इन जैसे माओं को अक्सर देखा गया है कि लड़कों के दोस्तों पे भी नज़र रखनी पड़ती है, लड़कियों की तो रखते हैं दोस्तों पे कि भाई किसके घर जा रही हैं, किससे मिल रही हैं, कौन। कभी ऐसा हुआ कि
इन तीनों में से किसी के दोस्त से आपने दोस्ती ख़त्म कराई हो? अभी रिसेंटली हुआ है। नाम नहीं लेंगी, फिक्र नहीं करो। नहीं, मुझे नाम उसका पता भी नहीं, मुझे पता नहीं था। खैर इन तीनों के मैंने नज़रें तो बड़ी ख़तरनाक रखी हुई थी, अभी भी रखी हुई हैं। तो वो कहते हैं ना कि माँ बाप की ड्यूटी सब कब्र तक की ड्यूटी है। ये ऐसा नहीं है कि बच्चे छोटे हैं, बड़े हैं तो और मसले मसाइल हैं। तो अभी इनको मैंने कहीं छोड़ा था अपने किसी फ्रेंड के पास जिनसे मैं नहीं मिली थी। तो उन्होंने कहा मामा मुझे जाना है, करना है। तो जब मैं मिली तो एक तो मुझे वो समझ नहीं आया बच्चा, फिर थोड़ी उसकी लैंग्वेज ऐसी थी, तो मैंने इसको छोड़ तो दिया, लेकिन फिर मैं दोबारा वापस गाड़ी घुमा के लाई और मैंने कहा गाड़ी में बैठ जाओ। नहीं मामा, मैंने कहा गाड़ी में बैठ जाओ। और मैंने इसके फ़ोन से सारे नंबर डिलीट कराए। मैंने कहा उससे उसका तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। तो मैंने कुछ चीज़ें ऐसी देखी थी जो मैंने कहा नहीं, हो नहीं सकता। फिर 1 मिनट में कट ऑफ। और कभी दानियाल या कभी कबीर के? बिल्कुल, दोनों के साथ दोस्त। हाँ, अभी भी आपने किया कभी ऐसा कि लाइक आपने अपने बच्चों को उनके दोस्तों से अलग किया हो कि आपको लगा हो कि वो अच्छी नहीं है उनके लिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। एहसन जो बड़ा बेटा, वो एक तो उसका ये था ना कि उसको हर वक्त की एंटरटेनमेंट चाहिए होती थी कि मामा मैं क्या करूं। हर वक्त एक उसका सवाल होता था, मामा मैं क्या करूं, बोर हो रहा हूं मैं क्या करूं। अच्छा जी, गेम खेल लो, गेम खेल ली, होमवर्क कर लो, होमवर्क कर लिया, क्रिकेट खेल लो, खेल लिया। दोस्त कम बनाता था वो? नहीं, घर में आते जाते नहीं। जब ज़्यादा छोटे थे ना तो घर में तो नहीं आते जाते थे दोस्त। तो सारा दिन तो स्कूल में गुजरता था। तो आके सो जाते थे, फिर बाकी टाइम पढ़ाई में। लेकिन उसमें से भी उसको जो फारिग टाइम होता था ना, और जब मैं बाथरूम जाती थी ना, तब पीछे से उन्हें लगता था कि मैं बाथरूम में कोई दरवाज़ा है, मैं निकल गई हूँ। बाहर से ही मुझे पूछ, मामा आप अंदर ही हो ना? तो अंदर से मुझे वो सब सवाल मुझे बाथरूम में ही पूछने हैं उन्होंने बाहर से कि ये अच्छा, ये मैं अच्छा। और इतनी भी बात मेरे से पूछ के करनी छोटे होते, मामा जल्दी बताओ हम वॉशरूम चले जाएं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, भाई चले जाओ। और बहुत तंग करते थे। बड़ा बेटा एहसन बहुत तंग करता था, और वो ओवर इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा है ना, उसको हर वक्त कुछ चाहिए कि मैंने ये कुछ ना कुछ करना है, क्रिएटिव भी करना है, कुछ करके दिखाना है। ये वाली आदत इसकी है ना। बोर हो जाना, हर वक्त बिजी रहना। उसका स्टार है कैंसेरियन है वो। अच्छा, नीलम आपसे मैं 2 सवाल करूंगी, जो जाहिर मैंने भी साइमा से भी बात की और साहिबा से भी की। एक सवाल तो ये है कि जो बच्चों की कंपनी यानी उनके दोस्त हैं, वो कितने छांटी करने चाहिए माँ को, और हमें कैसे पता चलेगा? पहली मुलाकात में मिलकर हमें उनकी पर्सनालिटीज़ का कैसे पता चलेगा? और दूसरा सवाल, इम्पॉर्टेंट सवाल, ये दोनों मैं एक साथ इसलिए कर रही हूँ, भूल ना जाऊँ, कि माँओं को लड़कों को स्पेशली अपने ऊपर कितना डिपेंडेंट करना चाहिए? वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन। अच्छा, पहले सवाल का जवाब देती हूँ। निदा, हमारी ना पर्सनालिटी की थ्योरीज बनी हुई हैं कि किस एज में बच्चे पे आपको कौन सी चीज़ पे ध्यान देना है, राइट? तो तकरीबन जो 9 से ऊपर की एज है, 9 से 15 की जो एज है ना, उसमें बच्चों के लिए उनके दोस्त बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वो फैमिली को साइडलाइन कर देंगे अपने दोस्तों के लिए। ज़्यादा अच्छा लगता है दोस्तों के साथ रहना। वहाँ की एक्सेप्टेंस चाहिए, मैं उनकी ड्रेसिंग सेंस चेंज हो जाएगा, उनके बोलने का स्टाइल, वो जो दोस्त गेम्स खेल रहे होंगे, उनकी एक्सेप्टेंस उनके लिए बड़ी ज़रूरी हो जाती है, राइट? तो वहाँ पर जो है आपको ध्यान देना लाजमी होता है। देखिए, बहुत ज़्यादा रोक टोक जो है वो बच्चों को आपसे दूर कर देगी, राइट? तो हर वक्त अगर आप ये तुम क्या कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, ये हुआ, उसने ऐसा क्यों बोला, तो बच्चा आपसे चीज़ें छुपाने लगेगा। तो उससे पहले की जो एज है, यानी कि 9 साल से पहले की जो एज है, वहाँ पर पहले तो आपने अपने बच्चे का बेस्ट फ्रेंड बन जाना है, राइट? कि मुझसे ज़्यादा तुमसे जो है तुम्हारे साथ फ़न कोई नहीं कर सकता है, तुम्हें इन्जॉय कोई नहीं करा सकता। जब आपका वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, उसके बाद उस बच्चे की लाइफ में जो भी दोस्त आएंगे तो उसको पता होगा कि यार मुझे ना पेरेंट्स का अप्रूवल भी चाहिए होगा, राइट? तो वो चाहेगा कि उनके फ्रेंड्स और उनकी फैमिली जो वो दोनों कनेक्ट करें। तो बच्चा भी चाहेगा कि घर पे भी वो उसको बुलाए, मैं भी उसके घर जाऊं, आप भी उसके पेरेंट्स से मिले, तो वो कनेक्टिविटी बनाना चाहेगा, राइट? हाँ, आप यहाँ देखिए, आप हमारे माशरे में अगर देखेंगे पाकिस्तान में माएँ बेटों के दोस्त से बहुत नहीं मिलती। कोई मतलब लाइक माओं को पता भी नहीं होता कि मेरे बेटे के दोस्त हैं कौन। वो बाहर से बालकनी से आवाज़ देंगे, हाँ भाई आ जाओ, वो चले जाएंगे। बहुत सारी माएँ, एक सर्टेन क्लास की बात मैं कर रही हूँ, हम लोग शायद उस बेटे की माँ से दोस्ती कर लेंगे,
लेकिन एक जो घरेलू माँ घर में रहने वाली, वो उसको नहीं पता होता कि उसके जबकि पता होना चाहिए। वही मैं आपसे पूछ रही हूँ। लाजमी है। देखिए उस बच्चे की जो सोबत का असर है वो उसकी पर्सनालिटी पे हावी होगा। आपकी अपनी तरबियत, आपके अपने घर का माहौल, वो एक लिमिट तक जो है वो उस बच्चे पे अफेक्ट करेगा, लेकिन फिर जो उसके दोस्त होंगे उसकी सोच जो है उसके दोस्तों से जो है बहुत ज़्यादा मुतासिर होने लगेगी। तो डेफिनेटली इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आप उन बच्चों से भी बातचीत करें, अपने सामने भी बिठाएं उन्हें, कभी पिक एंड ड्रॉप करें। आप कहते हैं कि हम उसको भी पिक करके चलते हैं, चलो मैं ही रास्ते में उसका घर है तो मैं ही उनको ड्रॉप कर थोड़ा पता चल जाएगा, जैसे इन्होंने एनालाइज कर लिया पहली बात करने के स्टाइल से आपको पता चल गया कि ये वाली चीज़ जो है मैं ज़्यादा। मैं तो अभी इससे भी पूछती हूँ कहाँ जा रहे हो, कौन दोस्त, ये नया कहाँ से आया, एग्जैक्टली कौन है, तो मैं तो हर वक्त चेक रखती हूँ। वेरी नाइस। क्योंकि मैं वो वाली बात नहीं कि अब बड़े हो गए हैं तो जबकि माशाल्लाह बहुत समझदार है, लेकिन मैं अपने फ़र्ज तो पूरे करूंगी ना, तो मैं तो अच्छा एक और चीज़ आजकल बहुत हो रही है, जैसे मैं ये देखती हूँ बच्चे गेम्स खेल रहे होते हैं, उन गेम्स में स्ट्रेंजर्स भी जो बड़े लड़के होते हैं वो भी ज्वाइन इन कर लेते हैं, आपको पता नहीं चलता। और फिर उसके बाद उसी दौरान वो कोई ना कोई ऐसा जुमला या कोई ऐसी बातें कर रहे होते हैं जो आपके बच्चे बगैर उनसे मिले हुए उनकी सोहबत में रह रहे होते हैं। और ये बात जैसे टेक्निकल माँ मैं नहीं थी तो ये बात मुझे नहीं पता थी, आहिस्ता आहिस्ता मैंने पता लगाई कि आजकल बच्चों पे नज़र रखना डबल ट्रिपल ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पहले तो ये होता था कि अच्छा उनके साथ हैंग आउट कर रहे हैं बाहर, अब तो घर में बैठे हुए ऑनलाइन। मुझे तो लगता है अब की माएँ जो है उन पे ज़्यादा जिम्मेदारियाँ आ गई हैं, तो घर की, और स्पेशली अगर वर्किंग औरतें हैं जो ख़वातीन हैं वो बाहर भी देखती हैं, फिर बच्चों पे भी नज़र रखती हैं, तो डबल ट्रिपल काम है मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा। यानी कि एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट बहुत है कि जब आपके बच्चे 9 से 15 साल हैं और उस वक्त वो कौन से दोस्त बना रहे हैं बहुत ज़रूरी, वो बहुत ज़रूरी है। या तो फिर कभी कभार ऐसा होता है ना जो नर्सरी से आपके बच्चों के दोस्त होते हैं आप उन पे बहुत रिलाई करते हैं, लेकिन फिर भी निदा मैं ये कहती हूँ कि जब बचपन की बातें अलग होती हैं, लेकिन बड़े इंसान जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो उनके फोकस चेंज होते हैं। तो ये आप रिलाई तो बेशक करें क्योंकि आप उनकी फैमिली को भी जानते हैं, लेकिन फिर भी देखना चेंजेस आ सकते हैं, बहुत आती हैं। और वो वो बचपन से वो आपका बच्चा एक तरीके से माहौल में जा रहा है, उस बच्चे के लाइफ में चेंजेस आ गए, कोई और प्रॉब्लम्स आ गए, तो अब तो जिस तरीके का एक्सपोजर है, आपने जिस तरह कहा कि इंटरनेट का एक्सपोजर है, उसी तरह ड्रग्स का एक्सपोजर जिस तरीके से हो चुका है, वेप जिस तरह हमने कॉमन कर दिया है, तो ये सारी चीजें मतलब बड़े बच्चों को लगता है कि वेप जो है वो कोई मसला नहीं है, मसला थोड़ी है, वो सिगरेट थोड़ी है। बच्चे इतने इसको इतने इजी लेते हैं कि सिगरेट थोड़ी है। कि मैंने बचपन से ना बच्चों से बहुत ज़्यादा दोस्ती भी रखी है। जब वो स्कूल से आते थे तो मुझे सारा स्कूल में जो कुछ होता था, जो भी फ्रेंड्स, मुझे बच्चों के सारे फ्रेंड्स के नाम पता है। मैं उनकी मदर से मिलती हूँ, उनकी फैमिली सबको हम जानते हैं, हमारे घर भी आते हैं। तो ये दोस्ती, ये मैंने सोचा, मैंने भी और रैम्बो साहब ने भी, कि उनका बारे में, उनके पेरेंट्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। और मुझे बच्चों की आदतों का भी पता है, जो उनके फ्रेंड्स हैं, कि वो क्या खाता है, वो क्या पसंद करता है, और वो डिस्कस भी करते हैं मुझसे हर बात डिस्कस करते हैं। रैम्बो साहब जो हैं वो बहुत सख्त किस्म के, पहले भी मैंने बताया हुआ है, बहुत सख्त किस्म के हैं, और मैं सख्ती तो करती हूँ लेकिन मैं फ्रेंड भी हूँ उनकी बहुत ज़्यादा। हम तीनों बॉयज़ हैं, तो हम अक्सर हैंग आउट भी इकट्ठे करते हैं, क्योंकि रैम्बो साहब को तो घर का खाना पसंद है, उनको बाहर निकलना ज़्यादा पसंद नहीं है, तो हम तीनों निकलते हैं। मैं इसलिए भी निकलती हूँ कि वो मेरे साथ इंजॉय करें, मेरे साथ बातें शेयर करें, और उन्हें आदत हो कि हमारे साथ भी घूमना। हमारी खुद की भी क्रेविंग होती है, मुझे भी बड़ा मजा आता है बेटों के साथ निकलने का मजा ही अलग है। आप करती है ऐसा? बिल्कुल, मैं तो जब नहीं भी जा रही तो ये लोग घसीट के लेके जाते हैं। गुड है कि भाई चलें, कभी ब्रेकफास्ट पे चलें, कभी लंच पे चलें, कभी चले मामा आइसक्रीम खाने चले, तो माशाल्लाह तीनों बहुत शौक है। हाँ, अच्छा, दूसरा सवाल मैंने आपसे ये पूछा था कि बेटों को माओं के ऊपर कितना डिपेंडेंट होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, जब हम बच्चे छोटे होते हैं तो अब तो हम उन्हें खुद ट्रे बना के दे रहे होते हैं, फिर उसके बाद जब हमारे घर में अगर बेटियां होती हैं तो हम बेटियों की ड्यूटी लगा देते हैं, चलो भाई के कपड़े इस्त्री करो, चलो भाई को ट्रे बना के दो, चलो पानी पिलाओ। हम खुद किंग बना देते हैं अपने बेटों को। हाँ, जो गलत है, बहुत बड़ी गलती। हाँ, जो गलत है। लेकिन इसीलिए मैं पैमाना आपसे पूछना चाह रही हूँ कि कितना अपने ऊपर हम डिपेंडेंट करें। लेकिन निदा, ये अपने बस में ही नहीं है। आप कैसे कर सकते हो, बच्चा किचन में ढूंढ रहा और माँ लेटी हुई, हमारे कमरे में कैमरा है ना किचन का भी सारा बाहर का,
तो मैं कैसे देख सकती हूँ कि वो ढूंढ रहा है, उसे कोई चीज़ नहीं मिली? ये कंट्रोलेबल नहीं है ये चीज़। हाँ। अच्छा देखें, इसमें डिफरेंस ये होता है कि आप इमोशनली डिपेंडेंट बना रहे हैं या काम के लिए फंक्शनल डिपेंडेंसी। अच्छा, हाँ, ये भी दो चीज़ है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो जो इमोशनल लड़की छोड़ के चली गई तो अम्मा के कंधे पे सर रख के लो। नहीं, इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। मैं मानती हूँ बिल्कुल, साहिबा जी जैसे कह रही हैं कि मुश्किल बात है, लेकिन पता है क्या होता है, मैंने खुद अपने पे देखा है कि जब इतना कर लो ना, इतना कि अच्छा बेटा नहीं, अरे तुम बैठो तुम, लेकिन फिर माँ एंड में खुद फ्रस्ट्रेट हो जाती कि बेटा सर खुद उठ के कर लो ना बेटा, मामा थक गई हैं। तो आप इतना करें बच्चों को कि जैसे चाय बनानी आती है, खाना बना लिया, कुछ छोटी मोटी चीज़ें कर ली, कोई बात नहीं, अपनी प्लेट भी धो ली, तो अच्छी बात है। कल को अगर पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो हर वक्त तो माँ नहीं होगी ना, फिर तो सारे काम खुद करने होंगे, तो बाथरूम भी खुद धो रहे होंगे। तो इतना इंडिपेंडेंट इनको करना चाहिए सबको कि इनको तकलीफ ना हो। फिर जब खुद करना पड़ता है ना तो बच्चों को बहुत तकलीफ होती है कि उफ ये क्या मुसीबत है। फिर वो घर नहीं, वो चिड़िया घर होता है अगर आप लड़कों का रूम देखें जाके। तो उनको इतना आप इंडिपेंडेंट कर दें कि बेटा खुद करो। अच्छा, इस करने की टेक्निक क्या है? करने की टेक्निक। और एक और डिसएडवांटेज मैं बताऊंगी कि अगर हम बेटों को इस तरह पैम्पर करके रेज करते हैं ना, तो जब उनकी शादी होती है तो उनकी बीवी से एक्सपेक्टेशन ये होती है कि मेरी माँ तो मेरे लिए इतना करती थी, तुम तो मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती। मेरी माँ तो मेरे लिए दिन में 3 दफ़ा खाने बनाती थी, तो मेरे लिए हफ्ते में 1 दफ़ा नहीं बना सकती। और वो कह रही है कि भाई मैं तो बाहर काम करती हूँ, मैं तो पैसे कमा के लाती हूँ, किस तरह होगा। तो ये जो छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, बहुत बड़े हो जाते हैं, ये आपके बचपन के एक्सपीरियंसेस पे बहुत डिपेंड करते हैं, राइट। तो इसको मैनेज इस तरह करना है कि आपका बेटा हो या बेटी हो, फंक्शनल तौर पे यानी अपने काम काज के तौर पे आपने उनको 7 साल की उम्र से इंडिपेंडेंट करना लाजमी कर देना है। अपना बैग भी पैक करो, ठीक है, कपड़े कौन से पहनकर जाने हैं तुम वो निकालो। जो छोटे छोटे काम है, फैसले लेने वाले काम है, थोड़े मेहनत वाले काम है, वो करना शुरू करें। चले ठीक है, 7 साल का बच्चा आप चूल्हे के पास नहीं जाने दे सकते, उसको कम से कम वो प्लेट और चमचियाँ और वो सारी चीजें टेबल पे एग्जैक्टली आपकी हेल्प करना शुरू करें। ये हर इंसान के लिए हेल्दी है, क्योंकि आपको ये होगा कि भाई गिव एंड टेक है, हर रिलेशनशिप में गिव एंड टेक है। और जहाँ इमोशनल एक और चीज़ होती है जो मैं आपको एज एक माँ बताऊंगी, जब घर में उनका बाप नहीं करता ना, तो उनको लगता है कि फिर उनको भी नहीं करना। एग्जैक्टली इंटाइटल्ड हो जाते हैं। हमेशा अपने आप को देखते हैं कि अम्मी ही कर रही हैं, अम्मी ही प्लेट लगा रही हैं बचपन से। फिर वो तरबियत वाली बात आ गई ना, फिर वो जीरो से स्क्रैच से आप स्टार्ट करेंगे जी उनकी तरबियत कैसी हुई है। लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि हम अपने बच्चों की तरबियत इस तरह करें, क्योंकि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। मैं अपने बच्चों की तरबियत ये सोच के करती हूँ कि मैं अपने बेटों को तो बड़ा कर ही रही हूँ, बट ये मैं किसी के शौहरों को बड़ा कर रही हूँ, बिल्कुल कि ये आगे जाके किसी के शौहर बनेंगे। तो कम से कम वो अपनी बीवियों की हेल्प करें, ऑर्डर्स ना करें कि वो लाओ ये लाओ, नहीं, ऑर्डर्स नहीं करना। क्योंकि एक तो अक्सर हमारे मर्द हजरात को ये होता है कि बीवियों में वहाँ तलाश करते हैं, मेरी अम्मी तो पुलाव ऐसे बनाती थी, तुमने, अरे भाई वो तुम्हारी माँ नहीं है, तुम्हारी बीवी है। एग्जैक्टली। तो ये माइंडसेट भी होता है जो आप बचपन से उनके आप दिमाग में बात डालते हैं कि बेटा हर बंदा इंडिविजुअल है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप बच्चों की तरबियत ऐसे करें कि जो बच्चे इंडिपेंडेंट हो और रिस्पेक्ट करें चीज़ों की, कि माँ भी थकती है, मेरी बीवी भी थकेगी, तो उसकी कंफर्ट की जिम्मेदारी मेरी है। तो ये सारी चीज़ें सिखानी पड़ती हैं। बिल्कुल। एक छोटे से ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। अभी हमने कहा फिजिकल डिपेंडेंसी, लेकिन इमोशनली इंडिपेंडेंट हमें लड़कों को बनाना कितना ज़रूरी है, इस बारे में हम बात करेंगे, लड़कों को भी और लड़कियों को भी एक्चुअली, एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम बात कर रहे हैं बेटों की परवरिश को लेकर, क्योंकि इतना दुख होता है कि जानने वालों की शादी हुई, अभी सुनने में आया और हम लोगों ने खुद खूब भंगड़े किए, और कुछ अरसे बाद सुनने में आता है कि ख़त्म, और यकीन भी नहीं आता। ये ज़्यादातर अब सुनने में आने लगा है, पहले ऐसा नहीं होता था। कुछ अरसे पहले जब हमारे ज़माने की शादियाँ हुई थी तब कम होता था। और मैंने ब्रेक पे जाने से पहले आपसे पूछा था कि फिज़िकल डिपेंडेंस कितनी होनी चाहिए और इमोशनल डिपेंडेंस या इंडिपेंडेंस कितनी होनी चाहिए। देखिए,
बच्चों को अपने पेरेंट्स से जो है इमोशनल सेफ्टी हर वक्त फील होनी चाहिए। चाहे आपकी औलाद 5 साल की है या 15 साल की या 25 साल की है, अगर वो प्रॉब्लम में है तो उसके जहन में ये ख्याल आना चाहिए, यार अम्मी को फ़ोन कर लेता हूँ। वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हुआ, यार करते भी हैं बहुत सारे बेटे, उनको पता है अम्मी कुछ नहीं कर सकती। हाँ। उनको पता है कि वो भाग दौड़ कर सकते हैं, अम्मी तो घर में रहने वाली, मगर फिर भी वो अम्मी को फ़ोन करके अपने दिल का हाल बयान करते हैं। ये आपका सक्सेस है एज अ पेरेंट कि अगर आपकी औलाद ने अपने प्रॉब्लम में आपको याद किया कि यार ये मैं इस मसले में फंसा हुआ, प्लीज़ दुआ कर ले, मेरा ये मसला हल हो जाए, बस कोई आसान रास्ता निकालें। सो दैट मीन्स के हेल्दी रिलेशनशिप है, ये इमोशनल सेफ्टी है। मतलब प्रॉब्लम जब भी बैलेंस से कोई चीज़ ज़्यादा हो जाती है तो वो जो है प्रॉब्लम हो जाती है, राइट। तो अगर हर वक्त हर डिसीजन से पहले आपको उस पेरेंट का ओपिनियन चाहिए, राइट। अब आपको ये भी देखना है कि आपके पेरेंट्स एक दूसरे ज़माने में बड़े हुए थे, आप एक डिफरेंट दुनिया में जो है एक्सपोजर ले रहे हैं। तो हो सकता है कि कहीं जगह पर आपके पेरेंट्स बिल्कुल सही हो, कहीं जगह पर उनके ओपिनियंस 100% एक्यूरेट ना हो। तो अगर आप बड़े हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप अपने टीन्स को क्रॉस कर चुके हैं, तो काफ़ी सारे डिसीजंस आपको खुद भी लेने चाहिए, या कम से कम आपको ये नज़र आना चाहिए कि ये मेरा पेरेंट कहाँ से आ रहा है, ये उसके एक्सपीरियंसेस हैं, एंड इट्स ओके अगर हम हर बात पे इत्तेफाक नहीं कर रहे हैं, राइट। अगर आपको लग रहा है कि आपका पेरेंट जो है उसके बगैर आपका सर्वाइवल मुश्किल है। आपको एक बात बताऊँ नीलम, बहुत सारे टीनेज बच्चों को ये लगता है कि वो सही हैं, और फिर उसके बाद जब वो गिरते हैं ना, उनको एहसास होता है कि यार कुछ भी हम अक्सर हमारे अम्मा अब्बा और हम ये अपने बच्चों को जुमला कहते हैं, हमने धूप में बाल सफ़ेदी की। हम सुनते आए अम्मा अब्बा का एक पुराना मुहावरा, उसका मतलब ये है कि जो उनके एक्सपीरियंसेस हैं, कुछ भी है, वो भी गिरे होंगे और वो भी उठे होंगे, तो उन्होंने फिर हमसे शेयर किया कि बेटा हमने ये गलती की, तुम नहीं करना। तो ये उस वक्त हमें लगता है कि इनको क्या पता, हर बच्चा कहता है। इसीलिए मैंने कहा कि 20s में जब आप आते 20s में जब आते हैं तो आपकी इमोशनल मैच्योरिटी डेवलप होनी चाहिए। आपके पेरेंट्स के साथ साथ आपके दूसरे रिलेशनशिप्स जो हैं वो भी हेल्दी होने चाहिए, राइट। टीनेज का जो पीरियड है ना नदा, वो बड़ा टफ होता है, और आप किसी भी पेरेंट से पूछेंगे तो उनके लिए सबसे मुश्किल जो है ना वो टीनेज में लड़कों के या लड़कियों के हार्मोन्स तब्दील हो रहे होते हैं। उसकी वजह से अक्सर आप घरों में देखेंगे कि बाप और बेटे में ऐसी कोई जंग छिड़ जाती है, ज़बान चलाने लगता है और एकदम हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे बात कर रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, और इस हार्मोन का नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। अच्छा। जो लड़कों में जो है वो ग्रो होने लगता है, जिस तरह वो फिजिकली मैच्योर होते हैं तो उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन की मिकदार बढ़ने लगती है। आपको बीच में रोककर मैं आप दोनों से ये पूछना चाहूँगी, मैंने तो अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ बेयर की अपने बड़े बेटे के साथ, कि वो मुझसे नहीं लेकिन मेरे मियाँ से उसको बीच में टीनेज में एक कहीं मैंने फील की थी ऐसी चीज़ कि होने जारी, जबकि बहुत वो ओबीडियंट है और हम हैरान हो गए थे। क्या आपने ऐसा फेस किया कुछ अरसे के लिए, कुछ टाइम के लिए? कर रहे हैं इधर किया, इधर कर रहे हैं। तो बड़ा काम डाउन करना पड़ता है, लेकिन बहुत मुश्किल है। मतलब समझो कि अपने आप को मैं संभालूं या इनको काम डाउन कर, बिकॉज उसकी एज ऐसी है। हाँ। इसको तो मैंने हैंडल, इसके वक्तों में तो मुझे खैर काफ़ी एक मतलब झटके आते थे कि ये क्या हो रहा है, ये क्या एक अजीब, तो इसको तो मैंने देख लिया, हैंडल कर लिया। लेकिन अभी इसका फिर अभी मैं सोचती हूँ अभी इसको भी देखना पड़ेगा तो वो तो बस मेरे हाथ पाँव ढीले हो जाते हैं। लेकिन ये बहुत मुश्किल तरीन एज है। लेकिन फिर आप बहुत प्यार से समझाएं, बहुत फिर आप दोस्त बन जाएं, और आपको बहुत अपना 100% देना पड़ता है तो जाके बच्चों को, क्योंकि इस वक्त इनको ये लग रहा होता है कि माँ बाप गलत हैं। 20s में जब आएंगे तो कहेंगे माँ बाप बिल्कुल ठीक, लेकिन वो आते आते अल्लाह खैर करे हमारा उस वक्त का क्या हाल होगा समझा हमारे दिमागों का क्या हाल होगा उस वक्त। आप बताएं। मैंने जैसे बताया कि रैम्बो साहब बहुत स्ट्रिक्ट हैं, और मेरा जो छोटा बेटा है जैन, उसकी तो कहते हैं बाबा के सामने तो मेरी ज़ुबान ना अंदर ही चली जाती है, बात ही नहीं होती। कहते मैंने कहा आप बाबा उसे कहो ना, खुद कहो, ये बात करो। तो वो कहता है नहीं मामा ज़ुबान ही अंदर चली जाती है। लेकिन अगर मैं कुछ कहता भी हूँ, उन्हें लगता है कि मैं बदतमीज़ी कर रहा हूँ। अगर मैं उन्हें कुछ बताता हूँ ना कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे, उन्हें लगता है कि मैं बदतमीज़ी कर रहा हूँ। तो मेरे बच्चों को बचपन से ये ट्रेनिंग है कि एक तो बाबा की बात बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो छोटे होते थे
तो अगर गला ख़राब है और ये ड्रिंक वगैरह का मना कर दिया तो वो गेस्ट बन के जाते थे और ऐसे बैठे हुए हैं, जी नहीं कोल्ड ड्रिंक पीनी है, नहीं जी बिल्कुल नहीं। और फिर कोई ज़्यादा इंसिस्ट कर रहा है ना, बाबा को फ़ोन में लाओ, पूछना कि उस वक्त पूछना कि ये जी मैं कोल्ड ड्रिंक पी लूँ कि नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात। तो ये बच्चे जो है वो सिर्फ मुझे तंग करते हैं, लेकिन अपनी बात, वरना वो औरों के साथ तो वो ऐसे हैं कि बहुत अच्छे और बहुत डिसेंट और बहुत ही ओबीडियंट और बहुत ही रिस्पेक्ट देने वाले दोनों बच्चे। वो तंग तो सिर्फ माँ को ही करते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, बच्चे सिर्फ माँ को, स्पेशली बेटे। अच्छा, अब मैं उस बात की तरफ दोबारा वापस आती हूँ कि एक तो माएँ टैकल कैसे करें स्पेशली, और कितनी ढील देनी चाहिए, कि कितना उनको छोड़ देना चाहिए। ये अभी हार्मोन्स इनके ऐसे हैं। इस हार्मोन का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये गुस्सा क्रिएट करता है, ये एंगर लेकर आता है, राइट। अब वो गुस्सा फिजिकल तौर पे भी बाहर आएगा, वो दरवाजे पटकना शुरू कर देंगे, चीज़ें पटकना शुरू कर देंगे, फिजिकली भी वो पावरफुल होते जा रहे हैं ना, और साथ साथ आवाज़ चेंज होगी। तो वही बच्चा जो बड़ा सॉफ्टली बात करता था, अब आपको लगेगा ये तो बड़ा तल्ख जवाब दे रहा है, इसको क्या हो गया, उस बेचारे का क्या, आवाज़ सलाम भी जो है चेंज हो जाता है। एग्जैक्टली, तो इसका सलाम भी जो है इतनी बदतमीजी, ये रूड क्यों हो गया है, राइट। अब वो बच्चा खुद जो है, आप देखें वो जो 13 साल का या 14 साल का बच्चा है वो कभी 30 साल का नहीं हुआ है। आप उस 13-14 साल की उम्र से गुजर चुके हैं, तो एज अ पेरेंट सब्र आप भूल जाते हैं पेरेंट्स, इसीलिए तो बच्चा उस एज से गुजरा आपको याद दिलाने के लिए कि देखो आपने अपने पेरेंट्स के साथ भी ऐसा किया था, ये मकाफा नहीं। लेकिन पता है हमें याद रहता है, लेकिन ये लोग इतना तंग करते हैं कि वो उस वक्त नहीं, वो याददाश्त भी खो जाते हैं कि हम भी गुजरे थे, तो इतना ही फ्रस्ट्रेट कर देते हैं कि फिर हमें भी सख्ती करनी पड़ती है ना। हर वक्त तो फिर नहीं कर सकते, नहीं होता। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हुए होते हैं कि बिल्कुल, और इस एज में माँ को ना बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ता है, और दोनों के बीच में ना माँ जो है ना, नहीं वो सैंडविच बनती है। हाँ, ये बाप के और बेटों के बीच में ना माँ एक बस कुछ बात मनवानी है तो मैंने ही मनवानी है। अच्छा बाबा का मूड देखकर मैं फिर देख के बात करूँगी, अभी ना करना। मेरे बच्चे तो अपनी फीस वगैरह भी कहते हैं अभी बाबा का मूड ठीक है, फीस दे दें उनको। वो इतना मतलब केयरिंग भी बहुत ज़्यादा है। वो उन्हें ये होता है कि टेंशन नहीं देनी इन लोगों को, बहुत ख्याल करते हैं। अब जैसे मेरा छोटा बेटा है, काम की बात हो रही थी, मेरा छोटा बेटा मुझे चाय बना कर देता है, रात को चीज़ें देता है, मुझे ख्याल रखता है। कुछ कह दो ना, हाँ, जो आपने उसके लिए किया वो अब जो मैं जो मुझे बचपन में ट्रेनिंग करनी चाहिए थी, जैसे आपने कहा 7 साल की उम्र में, वो मैं अब कर रही हूँ। अब मैं थोड़ा बर्दाश्त करती हूँ कि उन्हें कुछ अपना ख्याल करने दूँ। अब मैं कहती दिल होता है कि मैं कर दूँ यार, कैसे और वो सिर्फ तरबियत की वजह से वो बड़ा मुश्किल से बर्दाश्त करके मैं ये ला दो, ये कर दो। माँ का दिल ऐसा तो शायद मैं अपने मियाँ के लिए सुस्ती करूंगी, अच्छा ये वो, लेकिन बच्चों के लिए यूं खड़े हो जाते हैं, पता नहीं कहाँ से अंदर से पावर यही होता है। रैम्बो साहब को गिला यही होता है कि मैंने कहा होता ना कि ये चीज़ बना दो, तो कभी भी ना बनाती। एहसन के लिए, जैन के लिए ऐसे बनाती, सीरियसली। हाँ, क्योंकि देखिए वो जब बच्चा दुनिया में आया तब से आपने उसका ख्याल रखा है ना, तो वो उससे डिस्कनेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। वो हमारी बॉडी का, हमारे बच्चे हमारी बॉडी का पार्ट है। एग्जैक्टली, उसके साथ तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मैं तो बात करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा है। अच्छा, तो अब बैलेंस, एग्जैक्टली। देखिए जब ये टीनेज वाला पीरियड आ रहा होता है, या आप इसको इस तरह देख सकते हैं कि माँ जो है वो सैंडविच बन चुकी है, या आप उसको एज एन अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं कि आप ब्रिज बनी हुई हैं। ओके, कम से कम आप ब्रिज दोनों के बीच में आप ब्रिज बनी हुई है। देखिए ये टफ पीरियड आएगा। अगर आपको लगता है आपका बेटा 14 साल का हो गया और अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो वो 16 साल में आएगा, लेकिन वो आएगा जरूर। तो क्या आपको फायर ब्रिगेड का काम करना होगा, उधर भी पानी डाले, इधर भी पानी डाले? 100%। देखिए पहले तो आप अपने हस्बैंड को थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर करने लगे, राइट, कि ये पीरियड यानी हमें उनकी काउंसलिंग खुद करनी पड़ेगी, आहिस्ता आहिस्ता, कि देखेंगे होगा, ये बड़ा हो रहा है, अब आपके डिसीजंस को ये चैलेंज भी करेगा। पहले कमांड सेंटर एक था ना घर में, डिसीजन मेकर आपके हस्बैंड ही थे, अब जो है दूसरा खड़ा हो रहा है, राइट। तो वो चैलेंज भी करेगा, वो क्वेश्चन भी करेगा। और अगर आप 1 मिनट के लिए सोचेंगे ना, तो आपको आपके हस्बैंड और बेटे के बीच में बहुत सिमिलैरिटीज भी नजर आएंगी कि यार ये तो वैसे ही लड़ रहे हैं, वैसे ही झगड़ रहे हैं, वैसे ही इनका जो है अनापरस्त हो रहे हैं, तो मैं किस तरह संभालूं इसको। देखिए हर चीज़ को ईगो इशू नहीं बनाना है।
पेरेंट्स को समझना होगा कि ये जज्बाती है, ये खुद ही कुछ सालों बाद काम डाउन हो जाएंगे। हर एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पे बहस करने की ज़रूरत नहीं है, लड़ने की ज़रूरत नहीं है, जाने दें। जितना लेट गो कर सकते हैं जाने दें, प्रोवाइडेड। सबसे बड़ी शर्त यह है कि आपके वैल्यूज़ और कोई ऐसी चीज़ जिसमें वो बच्चा रिस्क पे आ रहा है, राइट, ये दो चीज़ें जब तक नहीं हो रही है, फॉर एग्जांपल उसकी फ्रेंड्स की गैदरिंग हो रही है, वो कह रहे हैं मुझे रेसिंग करनी है, मुझे ये करना है, मैं रात के 2 बजे तक बाहर रह सकता हूँ, अगर ये उसकी सेफ्टी के ख़िलाफ़ है और आपके घर के वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ है, वहाँ पर आपने जो है स्टैंड लेना है। वहाँ पर आपने बाउंड्री ड्रॉ करनी है। जैसे नीलम ने कहा ना कि एक फेज़ आता है वो ख़त्म हो जाता है। इनकी दादी अल्लाह बख्शे बहुत ही, मेरी सास बहुत ही प्यारी औरत थी। वो कहती थी, जब वो ये पैदा हुए तो सब कहती थी बेटा 5 साल का होगा तो ठीक हो जाएगा। अच्छा अम्मी ठीक है। बेटा 10 साल का होगा तो ठीक हो जाएगा। जी अच्छा अम्मी ठीक है। भाई ये कब ठीक हो? ये दिलासे होते हैं सलमा, ये हर बड़ा बुजुर्ग आपको दिलासे देता है ताकि जिंदगी आराम से गुजर जाए। ठीक नहीं होना होता, ये खुद ही हमने उस सिचुएशन को गुजर जाना है। और हम ये सोच रहे होते हैं कि जी थोड़े से बच्चे बड़े हो जाएं तो हम इजी हो जाएंगे। नहीं तो अब तो ज्यादा मुझे लगता है कि अब ज्यादा रिस्पांसिबिलिटी, शादी के बाद उनके बच्चे। साहिबा जी मुझे तो अब मैं इनको कहती हूँ तुम लोग वो छोटे छोटे ही ठीक थे, एटलीस्ट कंट्रोल तो थे, नजर के सामने नहीं छोटे छोटे स्पैंकिंग की एक लगा दी, चलो उधर जाओ। अब तो भाई नहीं भाई, काबू में नहीं होते बच्चे। अच्छा तो हम कहाँ पहुँचे थे? हम ये पहुँचे थे कि ब्रिज का काम करना है, ठीक है, और आपने अपनी वैल्यूज़ और अपने बच्चों की सेफ्टी का ध्यान रखना है। यानी अगर हम अपने बेटे को समझा रहे हैं तो हम अपने हस्बैंड को भी जाके समझाएंगे। देखिए हस्बैंड को ज्यादा समझाना है, बेटा जज्बाती हुआ है, देखें वो भी समझेगा ही में ना आपकी बेटी समझेगी ना आपका बेटा समझेगा, क्योंकि देखिए उसका ब्रेन डेवलप नहीं हो रहा है, ठीक है। उसका जो लॉजिकल ब्रेन है, हमारे जहन के 2 हिस्से होते हैं, एक इमोशनल ब्रेन होता है और एक लॉजिकल ब्रेन होता है। हमें कौन समझाएगा नीलम? इसीलिए हम तो एक सर्टेन एज पे पता नहीं हमारा क्या होगा, इसीलिए हम हैं, इसीलिए काउंसलर। अच्छा ये भी बड़ा मसला होता है कि उस वक्त जो टीनेज बच्चे हैं उनके हार्मोन्स का भी तो मसला होता है, औरतों की भी तो हार्मोन्स इधर उधर हो रहे होते हैं, फ्लक्चुएट हो रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसा। ये तो बड़ा मसला हो जाता है। देखिए जो माओं की फिक्र होती है ना, और सबसे ज्यादा उनको शुरू से यही फिक्र होती है कुछ बुरा ना हो जाए, क्योंकि वो हमेशा इस फाइट और फ्लाइट में होती है कि यार इसका कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए। वो ऐसे ऐसे वर्स्ट केस सिनेरियोस प्लान कर लेती हैं जो बाकी सब सुनते हैं, उनके हस्बैंड भी सुनते हैं, क्या सोच रही हो तुम, ऐसा तो नहीं होने वाला है। तो आपने जो आपकी ये वाली प्लानिंग है ना कि यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, आज उसने इससे बात की है, कल को तो ये कुछ और भी कर सकता है, थोड़ा काम डाउन। अच्छा एक बात बताओ आपको नीलम, पता क्या, टीनेज में ही बच्चे की पर्सनालिटी नहीं बिल्ड करते पेरेंट्स, वो उसका फ्यूचर ही देख रहे होते हैं, पढ़ाई में नंबर खराब है तो ये उसकी पर्सनालिटी नहीं बिल्ड करते। तो वो उन चीज़ों से थोड़ा सा बाहर आ जाएं। जो इसका ये रवैया है ना, ये कुछ 4-5 साल का इसका जो एटीट्यूड है, ये जिंदगी भर नहीं रहेगा। इसके पहले की जो आपकी परवरिश रही है और इसके बाद भी तो आपने मौजूद ही होना है ना, आपकी कनेक्टिविटी है वो परमानेंट है, ये टेम्पररी है। ये अभी इसका इमोशनल माइंड जो है वो हावी हुआ है, ये हार्मोन्स खुद ही बैलेंस हो जाएंगे। आपको क्या लगता है ये टाइम पीरियड क्या है, कितना है? देखिए ये स्टार्ट हो जाता है, वो प्यूबर्टी पर डिपेंड करता है कितनी जल्दी जो है उनकी प्यूबर्टी। अगर हम अभी सिर्फ लड़कों की बात करते हैं तो तकरीबन ये जो 12 की एज से, क्योंकि लड़कों की प्यूबर्टी लड़कियों के थोड़ा सा बाद आती है, राइट, लड़कियां जो है वो जल्दी ग्रो कर जाती हैं, तो 12 से लेकर 19 तक आप मैक्सिमम ले लें, क्योंकि अब मेच्योरिटी भी बढ़ रही है और क्योंकि उनका एक्सपोजर भी बढ़ रहा है। अगर जो आपके बेटे हैं, आपने उनका एक्सपोजर लड़कियों के साथ भी रखा हुआ है, यूनिवर्सिटी में भी है, कॉलेज में भी है, तो ऑलरेडी उनको समझ आने लगेगा कि लोगों से रिलेट कैसे करना है, हैंडल कैसे करना है। तो 19-20 तक की बात है। उसके बाद जो है वो काम डाउन होना आहिस्ता आहिस्ता वो शुरू हो जाएंगे। वही जो रेबेल हुए होते हैं, एक रेबेल मोड होता है, हर चीज़ के अगेंस्ट जानेंगे, ऐसा है तो ऐसा क्यों, खाने का टाइम 9 बजे तो 9 बजे क्यों, हर चीज़ पे वो आपको अगेंस्ट जाते हैं। एग्जैक्टली। और बिल्कुल, और मैं कभी-कभी लगता है ये जानबूझ के कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, इसका कोई फायदा नहीं। तभी तो कहते हैं ना लड़के ज्यादा तंग करते हैं माँ को। लेकिन वो खुद अब तो मेरे पास ब्लैकमेलिंग भी खत्म हो गई है, मैं जितना ब्लैकमेल कर सकती हूँ मुझे खत्म हो गई है कि कर लो वरना मैं ये करूँगी, अब वो भी नहीं काम आती। वो कभी-कभी वो सिर्फ अटेंशन सीकिंग होती है। बच्चे जो हैं क्योंकि वो सिर्फ अटेंशन लेना चाह रहे होते हैं, वो आपको तंग, जिस तरह आपने कहा कि आपके बेटे आपको तंग इतनी टेंशन देकर, इतनी अटेंशन ऐसा ही है, क्योंकि वो चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि कितना अफेक्ट है उनका। अगर वो कोई चीज़ आपसे मांग रहे हैं, आपको तंग कर रहे हैं, अगर वो डिस्टर्ब हो रहे हैं,
तो वो देखना चाह रहे होते हैं कि क्या अभी उनके साथ अफेक्ट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, राइट? तो वो लाशऊरी तौर पे वो आपसे कनेक्ट ही करना चाह रहे हैं। एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आके बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवालात हमारे दिमागों में अपने बच्चों को लेकर। सो खैर मेरे पास तो अभी जैसे आप माशाल्लाह एक तो आपने हो गया, अब थोड़ा सा सपोर्ट मिल गई है, लेकिन मेरे पास अभी एक छोटा और है, उसको सीधा करना है। मैं तो कहती हूँ ख़वातीन अपनी, मुझे तो अब ख़वातीनों पे ज़्यादा फिक्र हो गई है कि उनकी भी बेचारियों का दिमाग का क्या हाल होगा कि 17-18 तक बेटा ठीक हो जाओगे, फिर 19 तक ठीक हो जाओगे, फिर दूसरे ग्रो कर रहे हैं तो हमारा क्या होगा पता नहीं। थोड़ा थोड़ा सबक मिलेगा ना, पहले वाले के बाद हमें थोड़ा सबक तो मिलेगा, दूसरे वाले में क्या हम क्या करें। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। बेटों की तरबियत पे आज हम शो कर रहे हैं और है साइंस इसमें भी। कहते हैं ना कि नहीं आसान है, हो जाएगी, नहीं ऐसा नहीं है आसान, और उसके लिए हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है। सो मेरे पास ज़ाहिर है यहाँ 3 अलग अलग एजेस के बेटे मौजूद हैं, लड़के मौजूद हैं। तो मैं तीनों से ये पूछना चाहूँगी कि क्या तुम लोगों को किस तरह की फ़ाइट करनी पड़ती है अपने हुकूक के लिए, या कौन सी चीज़ गलत लग रही होती है, कौन सी चीज़ सही लग रही होती है? तो ज़रा तुम तीनों बताओ। दानियाल तुमसे शुरू करते हैं कि तुम ज़ाहिर है अभी टीन एज की उससे तो गुजर चुके हो, अब मैच्योर एज में हो, एक जहाँ लड़का अपने आप को बनाने की और वो कोशिश कर रहा होता है। ऑनेस्टली अब जाहिर है मैं अब अगर सोचता हूँ तो वही जो इन्होंने बताया बिल्कुल एक जेनेरिक सी कोई बात है। मेरे भी वही इश्यूज थे जो होते हैं टीनेज में, बहसबाजी, वेरी रिबेलियस एटीट्यूड और टॉलरेंस लेवल बिल्कुल भी नहीं। तब तुम्हें लगता है कि तुम थोड़ा सा चेंज हो गए? अब ऐसा मुझे, अब अगर मैं कभी बैठता हूँ और मैं सोचता हूँ इस बारे में, तो जब मैं सोचता हूँ सारी बातें तो मुझे उनकी वो बातों में सेंस समझ आता है कि वो जो बोल रही थी उसमें सेंस क्या है। हाँ। और फिर मैं ज़ाहिर है इन दोनों को देखता हूँ, हाँ। तो फिर मैं इन दोनों को वही हरकतें करते हुए देखता हूँ जो मैंने की थी। हाँ। तो वो मेरे लिए थोड़ा तुम्हें क्या बुरा लगता था लाइक टीनेज में? तुम्हें क्या चीज़ ज़्यादा ट्रिगर करती थी कि ये हम क्यों करती हैं ऐसे मेरे साथ, अम्मी ऐसे क्यों कहती हैं? अच्छा, मेरे इतने कोई स्पेसिफिक कोई प्रॉब्लम्स नहीं थे। नहीं। मेरा सिर्फ एक प्रॉब्लम होता था कि जब मैं अपना कोई पॉइंट रखता था ना, तो ऐसा होता था कि मेरी और अम्मी की बहुत आर्गुमेंट्स होती हैं। तो मेरा प्रॉब्लम ये था कि अगर मैं टीनेज में हूँ तो फिर आप भी टीनेज में क्यों आ जाती हैं? तो वो बेसिकली वो एक इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट होता था कि मैं भी बोल रहा हूँ, अब मैं भी बहुत ज़्यादा जज्बाती हो रहा हूँ, तो वो भी बहुत जज्बाती हो रही है अम्मी, क्योंकि वो इनकी वाली बात है कि आई वाज द फर्स्ट चाइल्ड, तो वो उनको भी इस तरह नहीं पता था। बट अब मैं ज़ाहिर है इनको भी देखता हूँ और फिर मैं चीज़ें समझता हूँ, तो सोचता हूँ, तो फिर मैं मुझे लगता है कि अब एवरीथिंग मेक्स सेंस इवेंचुअली। फिर वो जैसे इन्होंने बोला कि वंस यू स्टार्ट क्रॉसिंग 20s 25 ना, तो फिर मैं अब इनकी बातें समझने भी लगता हूँ, और अब जो मैं इनसे बात करता हूँ, अब मैं इनसे जो बात करता हूँ और जो मशवरे लेता हूँ, तो वो ज़रा थोड़ा सा ना एक मुझे समझ आती है कि क्या है बात। अच्छा, यही बात अब मैं कबीर तुमसे पूछूंगी, तुम्हें क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? हर बच्चे की अपनी वो होती है ना, तुम्हें क्या होता है कि तुम्हारी बात नहीं सुनते या तुम्हारे ऊपर थोपी जाती है चीज़ें? नहीं, ऐसा कोई सच इतना कोई मसला नहीं होता। वही जो जनरल चीज़ें होती हैं कि बच्चा रिबेलियस हो जाता है और बहुत चिड़चिड़ा और डिस्ट्रैक्ट हो जाता है बहुत सारी चीज़ों में ना। लेकिन मेरे ख्याल से मैंने अपना ये फेज़ जो है बहुत जल्दी कंट्रोल कर लिया है, क्योंकि मैं अब उस तरह। तुम टिप दोगे कि कैसे कंट्रोल हो सकता है ये फेज़? कौन सा कंट्रोल कर लिया है? कैसे कौन सा कंट्रोल? लेकिन ये है कि कंपैरेटिवली ये थोड़ा सा साबिर है, शायद यही एक टिप है। क्या चीज़ है? बर्दाश्त। अच्छा, लाइक बर्दाश्त, फितरतन बर्दाश्त से। ओके। बहुत सारी चीज़ें पी जाता है, लेकिन ये फिर वो जो पी जाता है तो फिर वो बाद में फ्रस्ट्रेशन निकलती है। लेकिन ये भी बड़ी बात है कि ये फिर बदतमीज़ी नहीं करता, ज़बान दराजी नहीं करता, लाइक सब्र करके ना वो पी जाता है, जो कि वो बहुत तुम बताओ, तुम सबसे छोटे हो, तुम्हें क्या क्या चीज़ें बेयर करनी पड़ती हैं इस एज में जो कोई समझता ही नहीं? बहुत स्ट्रिक्ट है, ज़्यादा सख्तियाँ करती हैं, पाबंदियाँ। उनको दोनों को आज़ादी और तुम्हें थोड़ी सी नहीं है। ये सही है। हाँ। अच्छा, क्या जरा बता दो क्या सख्ती की है मैंने? आज गेम नहीं खेलने, गेम नहीं खेलने में सख्ती है। कितनी प्यारी है। अच्छा, और बताओ, और क्या होता है जब कोई बात होती है तो तुम्हारी बात सुनी भी जाती है कि नहीं?
नहीं सुनती तो है, लेकिन कभी कभी नहीं सुनती। कभी-कभी जैसे सोने के हिसाब से मम्मा बहुत स्ट्रिक्ट है, टाइम पे सोना है और भाई जाग रहे हैं बड़े, है ना, और दिल चाहता है आपका कि आप भी जागे, लेकिन मम्मा नहीं जागने देती। ये छोटी है, ये छोटी चेक करें आप किस कदर सख्ती है ये। बाद में दुआएं दोगे तुम अपनी अम्मा को। अच्छा, बहुत वियर्डली ये है कि अब जैसे मैं हूँ तो मैं तो जागता हूँ क्योंकि मैं काम भी करता हूँ, तो आई हैव अ जॉब इस बात। तो अब मैं इसको देखता हूँ ना, मैं ये समझता हूँ कि जब मैं भी ऐसा, मैं बड़ा फैसिनेट होता था कि क्या जागते हैं लोग, क्या करते होंगे ये रात में। तो ऐसा कुछ है नहीं, मतलब जब आप इस एज में आते हैं तो आप दुआ करते हैं कि मैं सो जाऊं यार, मुझे कहीं मौका मिल जाए मैं सो जाऊं, नींद इम्पोर्टेंट हो जाए तो वो एक है जरा। मैं देखता हूँ जैसे ये जल्दी सो जाता है क्योंकि इसका स्कूल होता है सुबह, तो मैं देख रहा हूँ तो हम सो रहे हैं आराम से बिला झिझक, कोई इसको जिंदगी में कोई प्रेशर नहीं है। अच्छा, एक बात नीलम, जो थोड़ी सी हम लड़कों के साथ ज्यादती करते हैं, मैं जब अपने घर में देखती हूँ, अक्सर बापों का ही होता है, हाँ भाई बेटियों की तो शादी हो जाएगी ना, कोई बात नहीं, पढ़ी है नहीं पढ़ी। बेटे जो हैं उन्होंने फ्यूचर बनाना है। हमारे यहाँ ये सोच है कि बेटियों पे सख्ती कम होगी इस हवाले से, लेकिन बेटों के ऊपर इतना फ्यूचर का प्रेशर होता है, गेम एक्स्ट्रा नहीं खेलना, ये नहीं करना। फिर उसके बाद बाप बहुत सारे ताने भी देते हैं लड़कों को, छोटी सी एज से देना शुरू कर देते हैं, हर वक्त तो गेम में ही लगा रहता है, या हर वक्त तो बाहर दोस्तों में ही बैठा रहता है, कुछ बनेगा या नहीं तो वहाँ कितना प्रेशर देना है और कितना प्रेशर नहीं देना, हमें नहीं पैमाना पता। देखिए, आपके बच्चे जो है ना, आपके फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट हैं, लेकिन वो आपकी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हो ये ज़रूरी नहीं है। अगर आप बच्चों को सिर्फ इसीलिए अपब्रिंगिंग कर रहे हैं, उनकी अपब्रिंगिंग में इसीलिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि कल को मुझे ये फाइनेंशियल रिटर्न मिलेगा, तो ये ज़्यादती है। देखिए, आपकी जिम्मेदारी है, आपने उनको इंडिपेंडेंट बनाना है और उनसे कनेक्टेड रहना है ताकि बुढ़ापे में वो साथ खड़े हो, एज अ फैमिली आपके साथ हो। तो बैलेंस आपने करना है कि आपने अपने बच्चों को जिम्मेदार बनाना है, उनको पता हो कि उनकी ड्यूटीज़ क्या है, काम पे जाना है, या अगर ये एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो उसका रिजल्ट क्या लेकर आना है। उनको अपनी एहसास ज़िम्मेदारी ज़रूर हो, लेकिन उसको प्रेशर में कन्वर्ट ना करें। प्रेजेंट की आप बात कर रहे हैं कि अच्छा तुम्हारा ये लास्ट वीक यूनिवर्सिटी का चल रहा है, तुम तो सो ही नहीं रहे हो, तुम तो पढ़ाई नहीं कर रहे हो। अरे वो उसका यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस है कि पार्टीज़ होंगी, चीज़ें होंगी, तो बार बार कि वो 10 साल बाद क्या रिजल्ट लेकर आएगा उस पर ना लेकर जाएं। वो बच्चा जो आपके लिए दिल से कुछ करना भी चाहेगा, तो वो प्रेशर के रिजल्ट में वो आपको वो रिजल्ट नहीं दे पाएगा। अच्छा, बिल्कुल ढीला भी तो नहीं छोड़ सकते ना, जिम्मेदार ज़रूर बनाना है ना, उसको एहसास ज़िम्मेदारी डालनी है। जिस तरह आपने इनका रूटीन सेट किया हुआ, ये आपके लिए एक वैल्यू है कि भाई सोना है, जो भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, सोना ज़रूर है। नहीं, सोने के अलावा लाइक प्रिंसिपल लाइफ, हर चीज़ प्रिंसिपल हो, लाइक टाइम पे खाना, टाइम पे चीज़ें करो, खेलो कूदो, सब करो। जब आपका होमवर्क हो जाए तो फिर आप गेम भी खेलो, कोई मसला नहीं। और पढ़ने के लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। बिल्कुल। मैं बच्चों के साथ 3-3 घंटे लेटी रहती थी कि ये सो जाएं ताकि फिर मैं उठ के अपने काम करूं। लेकिन फिर पता है क्या होता था, 11 बजे मैं आराम से उठ के निकलती हूँ तो लाइट ऑन करके ना डांस करने लग जाते थे कि हम तो सोए ही नहीं। मुझे बहुत गुस्सा चढ़ता था तब, लेकिन एक रूटीन बनानी बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, लड़कों में ना एनर्जी लेवल्स का भी डिफरेंस होता है। जो आपकी बच्चियां होती हैं वो वैसे ही थोड़ी काम होती हैं, लड़के जो हैं वो हाइपर एक्टिव ज़्यादा आजकल की तो लड़कियां भी माशाल्लाह, उनको भी बड़ा करना मुश्किल है, तो खैर बड़ा कंपटीशन हो गया है। ये तो खैर है। तो फिजिकल एनर्जी भी उनकी ज़्यादा है। और देखें, जो थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स हैं ना, लड़के उसमें इतने अटेंटिव नहीं होंगे। तो अगर आपकी एज अ पेरेंट की एक्सपेक्टेशन है कि मेरा बेटा 2 घंटे बैठकर एक किताब पढ़ेगा, यू वेरी लकी अगर आपका बेटा इस नेचर का है कि वो रीडिंग का शौकीन है या सुकून से पढ़ रहा है। मेरा बेटा एहसन जो है वो बहुत रीडिंग का शौकीन है। उसकी बुक्स, वो बुक्स देख कर ना, बुक गैलरी कोई भी हो, वो पागल हो जाता है कि तो मैं सब ले लूं बुक्स कहीं। शौक है, माशाल्लाह आप रखी हैं। लेकिन ये नॉर्मल छोटे को नहीं है, लड़कों में वो ज़्यादातर जो है वो फिजिकल एक्टिविटी में ज़्यादा, उनको कुछ करने को दे दें ना, कुछ बाहर जाकर कोई प्लानिंग करने को दे दें, कोई चीज़ें लाकर लेने को दे दें, तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में ज़्यादा होते हैं रादर देन बैठ कर कोई थ्योरेटिकल काम करने में। तो ये पेरेंट्स को भी समझना है कि यार ये बाकी चीज़ों में जिम्मेदार है, ये शो अप कर रहा है, ये जा रहा है, ये चीज़ें कर रहा है, ये बेयर मिनिमम पैमाने को रीच कर रहा है, तो कल भी हो ही जाएगा। जंग है माशाल्लाह पूरी ये पेरेंटिंग, ओह, शुरू से लेकर एंड तक। अच्छा, आप 3 चीज़ें एक बेटे को
जी। परवान चढ़ाने में क्या इम्पोर्टेंस रखती हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं 3? नदा, आज के ज़माने में अगर हम बेटों के हवाले से पेरेंटिंग पे बात करें ना, तो अगर जो पेरेंट्स, और मैं सिर्फ माओ पे नहीं कहूँगी क्योंकि पेरेंटिंग 2% जॉब है, राइट, फादर्स भी इक्वली इन्वॉल्व होने चाहिए। 3 चीज़ों का ख़ास तौर पे ख्याल रखें उनकी पर्सनालिटी को बेहतर डेवलप करने के लिए। फर्स्ट इज़ एम्पैथी, ठीक है। हमने जो एहसास है ना वो अपनी बेटियों में तो बहुत डाला हुआ है। देखो उसको कैसा लगेगा, उसको कैसा फील होगा। बेटों को हम उससे जो है थोड़ा सा बरी कर देते हैं, अरे तुम जाओ, हाँ, बाद में देखा जाएगा। लेकिन उनके अंदर भी एहसास डालना कि यार तुम्हारी बात से उसको फ़र्क पड़ा है, जाकर सॉरी बोलो, तुमने सोचा इसके बारे में। तो ये जो एहसास है ये एक स्किल है, उसको उतना ही डेवलप कराना चाहिए लड़कों में भी जितना हम लड़कियों में कराते हैं। दूसरी चीज़ इमोशनल एक्सप्रेशन, अपने बेटों को इमोशनली एक्सप्रेसिव बनाएं। मतलब कि लड़के रोते नहीं हैं। एग्जैक्टली, खबरदार जो रोए वीकनेस। और ये जो कहते हैं ना कि मार के आओ मार खा के मत आओ, गलत, राइट। तो ये वाली जो सारी हम गलत चीज़ें प्रमोट करें ना, देखें उसको तकलीफ हो रही है, वो वीक फील कर रहा है, उसको एक सेफ स्पेस प्रोवाइड करें कि वो आपसे शेयर कर सके ये चीज़ें। और तीसरी चीज़, कनेक्ट कनेक्ट एंड कनेक्ट। आपके बच्चों को सिर्फ आपका वक्त चाहिए, बिल्कुल। कोई एक चीज़ आप उनके साथ, कोई एक एक्टिविटी अपनी बना कर रखें हर उनके एज के हिस्से में, जो उनको पता हो उनको आपके साथ करनी। भाई हमारे बच्चा तो कहता गेम खेलो, मुझे तो गेम नहीं समझ आता। अरे दिमाग घूम जाता है, हमेशा हरा देती हूँ। कोई बात नहीं, कहते फोर्टनाइट खेलो, मैंने कहा मुझसे बुढ़ापे में फोर्टनाइट खिलवा रहे हो तुम। अच्छी बात, वो आपकी खाला भी तो खेलती है। बिल्कुल ऐसा है। मुझे बहुत बोरिंग लगता है। कोई बात नहीं, थोड़ी सी कुर्बानी दे दें। आपका बेटा सिर्फ एक फोर्टनाइट मांग रहा है, आधा घंटा मांग रहा है आपसे, तो अब वो सीख लें इस एज में, वो उसके लिए, उसकी लाइफ के लिए बहुत मैटर करेगा जब वो अपने बच्चों को बताएगा कि मेरी माँ तो मेरे साथ फोर्टनाइट खेलती थी। आज ही जाके कोर्स करूंगी, यूट्यूब से सीख सकते हैं। बिल्कुल सीख सकते हैं, और ये एक हेल्दी चीज़ है, राइट। तो बच्चों से आप डेफिनेटली कनेक्ट करें। उसके बाप नहीं सीख पाया तो माँ क्या सीख पाएगी? तो माँ सीख जाती है, माँ औलाद के लिए सीख जाती है, वो फ्लेक्सिबल होती है। हाँ। और बाप को भी इन्वॉल्व करें प्लीज, बेटों को लेकर हम जो है बाप को मैं करती हूँ, मैं फोर्स करती हूँ कि आप अब आजकल मैं और एहसन कराची में, और रैम्बो साहब और जैन जो है वो लाहौर में है, तो वो अब साथ जिम जा रहे हैं, साथ बाहर खाने पे जा रहे हैं। इधर हम जा रहे हैं साथ जिम, साथ बाहर खाने पे जा रहे हैं। तो ये इस तरह कहते, मैं वो कह रहे थे कि लगता है कि वो मेरा बेटा है, ये तुम्हारा बेटा है। जैसे इनके प्ले स्टेशन के गेम्स होते हैं तो मैं कहती हूँ दिखाना, एक सेकंड दिखाओ, तो मैं लग जाती हूँ ना, तो आप अच्छा, आप देर नहीं हो रही है, अब ठीक है ये, हाँ हाँ कोई बात नहीं, कभी कभी मामा भी खेल लेती है। तो बहुत शौक है। लेकिन जैसे इन्होंने बताया कि क्या 3 चीज़ें हैं, वो मेरे जो अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, कि एक तो बच्चों को ये एटिकेट्स और रिस्पेक्ट सिखानी चाहिए कि दूसरों को कैसे रिस्पेक्ट देनी है, वो एटिकेट्स में ही आती है। बिल्कुल। और इसके अलावा पेरेंट्स को जो करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि बच्चे को छोटे होते हम लगा भी देते हैं, 1-2 लगा दी और डांट दिया, और हैंगर से पिटे हैं, ठीक है ना, पाइप से पिटे हैं, वो बच्चों को याद भी नहीं रहता। लेकिन कभी भी बच्चों को किसी के सामने नहीं डांटना, उसकी रूह की तजलील नहीं करनी, उसको शर्मिंदा नहीं करना। ये आपने उसको बंद कमरे में, ख़ास तौर पे जो टीन एज है जिसमें हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं, जब वो बोलता है तब आप उसको अलग बिठा के कमरे में तब समझाएं। हाँ, बच्चों को बहुत फील होता है, और आप, हाँ, जो आप माँ और बाप और बेटे के बीच में जो ब्रिज बनी हुई है या सैंडविच बनी हुई है, उसमें भी आप बेटे को पहले बेटे की साइड लें, ठीक है, पहले बेटे की साइड लें कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ। बच्चे को समझाएं कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जो सही बात है, अगर बाप ने सही बात की है तो वो थोड़ी सी उसको फिर बाद में बताएं, एक वो तूफान गुजर जाने के बाद तब बतानी कभी कभार ना बच्चे बहुत खेलते हैं इस चीज़ से, वो क्या करते हैं, अगर माँ उनका ज़्यादा फेवर करती है तो ना उनको एक पार्टी मिल जाती है कि ये मेरी पार्टी है। सो कभी कभार कहते हैं ना कि मेरे एक्सप्लॉइट करते हैं, और कभी जो माएँ स्पॉइल करती हैं बच्चों को, उनकी बातें छुपाती हैं बापों से,
वहाँ भी बच्चों के बिगड़ने के बहुत चांसेस सच है ये बात, सच है। कि अगर वो उनको लगता है कि ये एक टीम नहीं है, ये तो मेरी पार्टी है, तो चलो भाई इनको तो मैं पटा लूँगा। और माएँ आ जाती हैं कभी कभार बच्चों की बात, स्पेशली कभी कभार हर वक्त आ जाती है। हाँ, हर वक्त इमोशनल होते हैं ना हम लोग। और रिता, जिस तरह हमने बात की थी कि बच्चों को इमोशनली इंडिपेंडेंट करना भी लाजमी है, उसी तरह हमारे माशरे में क्या होता है कि अगर आपकी हेल्दी मैरिज नहीं है, राइट, आप अपने हस्बैंड के साथ बहुत कनेक्टेड नहीं थे, तो आप अपनी वो सारी ख्वाहिशात अपने बेटों के थ्रू पूरी करते हैं। मेरा बेटा है ना, ये मुझे लेकर जाएगा, ये मुझे करवाएगा। तो ये जो मदर्स की इमोशनल डिपेंडेंसी है अपने बेटों पे, ये भी हेल्दी नहीं है। Okay. तो आपने जो है वो टीमिंग इतनी ऑब्वियस नहीं करनी अपने बच्चों के सामने। पेरेंट्स ने हमेशा एक टीम रहना है। हाँ, उस वक्त आपने साइड ले ली, बैलेंस कर लिया। बच्चों को भी ये पता होना चाहिए, यार मैं ज़्यादा जो है इनके बीच में गैप क्रिएट नहीं कर सकता। इवेंचुअली वही होगा जो इन दोनों ने डिसाइड किया। वरना बच्चा ये करता है कि परमिशन इससे ले ली और फिर उनको बोल दिया अम्मा ने तो परमिशन दे दी, आप क्यों नहीं दे रहे। तो आप दोनों को जो है एज अ पेरेंट सेम पेज पर होना जरूर। बिल्कुल सही। इमोशनली भी तो आप तब हैंडल कर सकते हो ना जब आप ये कह रहे हो कि मैं तो फ्रेंड हूँ। तो फ्रेंड्स जो होते हैं ना, फ्रेंड तो फिर फ्रेंड होता है, उसको तो हर बात, हर चीज़, हर जेस्चर पता होना चाहिए कि ये बात इसने ऐसे की है, ये इसका मूड कैसे सही होगा, ये कैसे इसको, क्या मैंने एक प्रोग्राम में पहले भी कहा था कि हमें ना पेरेंट्स को गिरगिट की तरह रंग बदलना चाहिए। खाली आप दोस्त नहीं बन सकते। पिछले प्रोग्राम में कहा था जी, खाली आप दोस्त नहीं बन सकते, कहीं कहीं आपको पेरेंट बनना पड़ता है और कहीं कहीं आपको दोस्त बनना पड़ता है। अब यही तो टाइमिंग का गेम है कि कहाँ दोस्त बनना है और कहाँ पेरेंट बनना है। बिल्कुल। तो वो बाउंड्रीज आहिस्ता आहिस्ता समझ आती हैं। बिल्कुल, जब आप भी टाइम खुद के mature साथ साथ होते ही हैं। आती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बेटों की परवरिश इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि वही बेटे बाद में कहते हैं ना, अगर क्वींस ने तरबियत की है तो वो अपनी बीवियों को प्रिंसेस की तरह रखते हैं इंशाल्लाह। और कल को अल्लाह ना करे अगर आपके बेटों की ज़िंदगी अच्छी नहीं गुजरेगी तो तकलीफ़ किसको होगी? बिल्कुल बिल्कुल। माँओं से ज़्यादा किसी और को हो ही नहीं सकती, तो तकलीफ़ हमें ही होगी। इसलिए हम शुरू से ही अगर फोकस रखें, किसी बेटियां नहीं बल्कि बेटों की परवरिश भी उतनी ही इम्पोर्टेंस की रखती है, तो शायद कोई डाकू, गुंडे और ये जो छेड़ने वाले, हरासमेंट वाले गेम है वो होना ही ख़त्म हो जाए। सच है, बिल्कुल सच है ना? बिल्कुल। तो मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ। आप लोगों का शुक्रिया बहुत बहुत शो पे आने का और हमें ये थोड़ी थोड़ी टिप्स देने की। बहुत सारी बातें बात करते करते भी रह जाती हूँ, शो ख़त्म होता है तो दिमाग में आता है हाय ये भी पॉइंट रह गया। कोई बात नहीं, ये टॉपिक वास्ट टॉपिक है और बहुत सारी बातें इस पर और हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। थैंक यू आप तीनों का। अम्मा ने तो टाइम निकाल लिया, लेकिन आप तीनों का टाइम बहुत प्रेशियस है, जाहिर है। आज इस शो के लिए इसकी छुट्टी हो गई। अरे यार, आई एम सो सॉरी, लेकिन थैंक यू कि आप शो पर आए और अल्लाह मियाँ आप तीनों को बहुत कामयाब करे। अब तो माशाल्लाह अम्मा के कद से लंबे हो चुके हैं आप लोग। सो एंजॉय अपने बेटों की का साथ, माशाल्लाह एंजॉय करें। थैंक यू। छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो मेरे पास इस वक्त यहाँ जो मेरी गेस्ट हैं वो हैं नादिया नदीम अलवी, जो कि स्पोक्स पर्सन एंड मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं माइंड पावर आर्टिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आपसे मिलने से पहले मैं भी ये सोच रही थी कि ये ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करती है। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन प्लेटफॉर्म का नाम है माइंड पावर आर्टिस्ट। और माइंड पावर आर्टिस्ट क्यों है ये नाम? कि हम लोगों को ये सिखा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने जो ये दिमाग दिया है ना, इससे हम बहुत सारे पॉजिटिव काम ले सकते हैं। इसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, उसकी हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। और आर्टिस्ट हमने क्यों रखा है नाम? क्योंकि आप जो सीखने का अमल करते हैं, उसके बाद जो अपनी ज़िंदगी, अपनी सोसाइटी और मुल्क के लिए कमालात करते हैं ना, तो इस वजह से हम माइंड पावर आर्टिस्ट तैयार कर रहे हैं। अच्छा, अब क्या क्या काम, किस तरह से आप लोगों को एजुकेट कर रहे हैं और क्या क्या फैसिलिटीज़ आपकी कंपनी में हैं? हम बेसिकली यूट्यूब से एजुकेट कर रहे हैं लोगों को, और वहाँ हमारे फ्री कोर्सेज़ हैं और टोटली फ्री हैं।
कुछ भी उस पर चार्जेस नहीं है कि आप आएँ तो आप सोचें जी सब्सक्राइब करेंगे तो उसके बाद कोई चार्जेस होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहे हैं हम लोगों को कि आप अपनी हेल्प कीजिए, क्योंकि बहुत दफ़ा लोगों के मसाइल रिलेशनशिप या एंजाइटी के प्रॉब्लम्स होते हैं तो लोग घबराते हैं कि हम इतनी पर्सनल बात कैसे किसी से शेयर करें जाके, तो बहुत दफ़ा वो चीज़ें इतनी ज़्यादा वर्स्ट हो जाती हैं कि संभालना मुश्किल हो जाता है। तो पहला पॉइंट ये है कि उन तमाम चीज़ों को फ्री ऑफ कॉस्ट आप सीखिए, ख़ुद से अपने पे अप्लाई कीजिए, प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। एक बार हमारे प्लेटफॉर्म से जो जुड़ गया वो 10 साल बाद भी हमसे कांटेक्ट करेगा तो उसको जवाब मिलेगा, उसको गाइडेंस दी जाएगी। तो हमारा तरीक़ेकार है यूट्यूब के ज़रिए हम लोगों को ये फ्री कोर्सेज़ करवाएं। कोर्सेज़ की डिटेल बताइए, कौन कौन हमारे बहुत सारे कोर्सेज़ हैं। सबसे पहले सेल्फ़ हेल्प कोर्स है, क्योंकि निदा इंसान ख़ुद ज़हनी तौर पे अगर सही होगा, अपने आप को सही रखेगा, क्योंकि इस वक्त जो हालात हैं, चाहे रिलेशनशिप इश्यूज़ हों, इंसान हर जगह कहीं ना कहीं डिप्रेशन में मौजूद है, उसको एंजाइटी है। और कौन से? हैप्पीनेस कोर्स है, कॉन्फिडेंस बूस्टिंग कोर्स है, टेलीपैथी कोर्स है, हिप्नोसिस कोर्सेज़ हैं, डिफरेंट इसी तरह के मेडिटेशन कोर्सेज़ हैं, बहुत सारे हमारे कोर्सेज़। और अभी अक्टूबर में हमारा मेगा कोर्स आ रहा है जिसमें हम NLP, सिल्वा और तमाम पुराने कोर्सेज़ जो हो चुके हैं हम उनको रिवाइज़ कर रहे हैं। अच्छा, टेलीपैथी हकीकत है या ये फिक्शियस स्टोरी है? एक लोगों को यही लगता है कि टेलीपैथी जो है कोई फिक्शन स्टोरी है, क्योंकि मूवीज़ में जिस तरह से दिखाया जा रहा होता है। टेलीपैथी बिल्कुल हकीकत है। आप एक जगह से बैठ के, दुनिया में कोई इंसान कहीं भी है, आप उसके सबकॉन्शियस, बेसिकली उसकी डेफिनेशन मैं आपको बताती हूँ ताकि ईज़िली आपकी ऑडियंस भी समझ सके। टेलीपैथी में हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से दूसरे के सबकॉन्शियस माइंड को कनेक्ट करते हैं। उसके लिए उसका फिज़िकल होना, हमारे सामने होना, जानना, पहचानना कोई ज़रूरी नहीं है। हमारे लिए टेलीपैथी टेक्निक के लिए ज़रूरी है उसका नाम, एज और शहर या मुल्क पता होना। उसके ज़रिए, क्योंकि वी आर एक्सपर्ट्स, तो हमारे लिए सेकंड्स का काम होता है कि हम विजुअल करते हैं उसको, और जो भी उसका इशू होता है, उसने हमें जो भी बताया होता है, उस इशू को हम रिजॉल्व करते हैं। उसके सबकॉन्शियस माइंड को ये कमांड देते हैं कि उसके सबकॉन्शियस माइंड ने ये वाली चीज़ें माइनस करनी है, एंगर इशूज़ अगर हैं या कोई भी ऐसे इशूज़ हैं या कोई हीलिंग करनी है उसकी किसी बीमारी के लिए, तो वहाँ से इस तरह सबकॉन्शियस माइंड को टारगेट करके हम उसको हील करते हैं। अच्छा, सेल्फ हिप्नोसिस जो है वो कैसे ज़िंदगी बदल सकता है? हिप्नोसिस और हिप्नोथेरेपी पाकिस्तान में ये बहुत नई चीज़ है, जबकि वेस्ट में ये इस पे बहुत काम हो रहा है। इससे थेरेपीज़ की जा रही हैं पाकिस्तान में, और हम भी थेरेपीज़ कर रहे हैं इससे अपने पेशेंट्स की। इसका तरीक़ेकार ये होता है कि जैसे लोगों के बहुत सारे फ़ोबियाज़ होते हैं, छोटे मोटे मैं आपको बताती हूँ जो नॉर्मली लोग उससे परेशान होते हैं। किसी को ट्रैवलिंग फ़ोबिया होता है, किसी को हाइट फ़ोबिया होता है, या अंधेरे से डर लगता है, और इसके अलावा बहुत सारे फ़ोबियाज़ होते हैं। तो वो हिप्नोथेरेपी के ज़रिए उनको माइंड से, आपके सबकॉन्शियस से, या कोई बचपन का एक डर, अचानक कुछ हुआ और वो खौफ बैठ गया आपके दिमाग में, तो हिप्नोथेरेपी के ज़रिए आपके माइंड से उस चीज़ को डिलीट किया जाता है। और ये पॉसिबल है, लोगों को सुन के शायद लगेगा क्योंकि हम कर रहे हैं, माशाल्लाह हमारे इतने अच्छे रिव्यूज़ होते हैं पेशेंट्स के, क्योंकि जब वो फ़ोबिया आपकी लाइफ से निकलता है ना निदा, आप जहाँ कहीं बहुत आपका कॉन्फिडेंस लो हो चुका होता है उन चीज़ों की वजह से, वो कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है। तो हिप्नोथेरेपी के ज़रिए इस तरह हम थेरेपीज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, मतलब ये तो आपने मुझे इसका जवाब दे दिया कि आप एक कोने में बैठ के दुनिया के दूसरे कोने में आप हीलिंग कर ही सकते हैं। ये बात आप मुझे पिछले उसमें बता ही चुकी हैं। आगे मैं और पूछना चाहूँगी कि लाइक क्या ये फ्री कोर्सेज़ हैं या फिर ये एक्सपेंड होता है आगे, जिसमें पेड भी होने लगें? कौन कौन लोग हैं जो सीख सकते हैं? ये सारी डिटेल्स आप मुझे बताएं। इस वक्त हमारे माशाल्लाह मेल फीमेल फ्री हीलिंग ग्रुप्स जो हैं वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं कई सालों से। हमारे ट्रेनर्स उसमें हीलिंग करते हैं डेली बेसिस पर, पूरी दुनिया से लोग हमारे उस टीम का हिस्सा हैं, और उसमें जितने लोग भी पेशेंट्स हैं वो भी पूरी दुनिया से इस वक्त शामिल हैं और वो हीलिंग करवा रहे हैं इस वक्त, और वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारे जितने कोर्सेज़ हैं किसी में कोई पेमेंट नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, या ये कि आप सोचो आगे जाके शायद ये बीच में स्टक हो जाए और कहें जी कोई चार्जेस हैं पे कीजिए तो आगे जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसके चार्जेस नहीं हैं। और ये सारी चीज़ें जो है यूट्यूब पे मौजूद हैं कि आप खुद जाके मतलब इसका सबूत देख सकते हैं कि वो सारी चीज़ें कोर्सेज़ हैं। आप जाइए और वहाँ से स्टार्ट कीजिए कि कहाँ से आपको स्टार्ट करना है, उसके लिए भी आपको गाइडेंस दी जाएगी कि आप कहाँ से स्टार्ट करें। अच्छा, ये सब सीखने में कितना टाइम लगता है?
निदा जितनी प्रैक्टिस करेगा बंदा, ऑब्वियसली हर चीज़ के लिए ज़रूरी होता है कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप अच्छा सीखेंगे। हमारे कोर्सेज़ जितने भी कोर्सेज़ हैं वो 1 से 2 महीने के होते हैं। जब लेक्चर्स आते हैं तो हमारा तरीक़ेकार ये होता है कि एक लेक्चर के बाद हम 3 से 4 दिन का गैप देते हैं और उसमें हम आपको एक होमवर्क टाइप देते हैं। हमारे ग्रुप्स बन जाते हैं व्हाट्सएप के, जैसे मेगा कोर्स आने वाला है अक्टूबर में, अभी से हमारे ग्रुप्स बन चुके हैं। अच्छा, तो हम उसमें लेक्चर आता है, अपलोड होता है, उसके बाद स्टूडेंट्स को हम कहते हैं आपने इस पर प्रैक्टिस करनी है। अगर कहीं प्रॉब्लम है सवाल कीजिए, उसका जवाब दिया जाएगा, गाइडेंस दी जाएगी कि कहाँ आपको इशू आ रहा है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, फिर नेक्स्ट कोर्स पे जाते हैं। तो हम बाकायदा इस तरह से साथ साथ एक तरह से जो कहना चाहिए हाथ पकड़ के सिखाना, वो एग्जैक्टली हम करते हैं। अच्छा, क्या अगर जो ये माइंड साइंसेस है, ये जो नॉलेज है नफ्सियात की, उससे ये अलग है? बिल्कुल, देखें साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, जब आप उनके पास जाते हैं वो आपकी काउंसलिंग करते हैं, या बहुत अगर पेशेंट थोड़ा सा ज़्यादा केस बिगड़ा हुआ है तो वो आपको थोड़े अरसे के लिए किसी मेडिसिन पे लेके आते हैं। लोगों का इस वक्त जो डर होता है ना डॉक्टर्स के पास जाने का, वो बेसिक यही होता है हमारे पास, क्योंकि लोग आते हैं तो वो ये कहते हैं हमें दवाएँ नहीं खानी, हमें नींद की दवा का आदी नहीं होना प्लीज़ ना। तो हम उनको ये कहते हैं कि हम ना आपको कोई दवा देंगे, ना हम आपको बहुत ज़्यादा काउंसलिंग पे ले जाएंगे, क्योंकि बहुत से केसेस ज़्यादा ऐसे होते हैं सिर्फ काउंसलिंग से उनका मसला हल नहीं हो रहा कि आप सोचो कि जी वो हमसे डिस्कस कर लें, दिल की बात कह दे तो शायद सही हो जाए। नहीं, उनको हल चाहिए उसका, उनको उस डर से या उस खौफ से या रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है तो वहाँ से, क्योंकि टेलीपैथी के ज़रिए हम रिलेशनशिप इश्यूज़ भी सही कर सकते हैं। हस्बैंड वाइफ के हैं, सास बहू के रिलेशनशिप हैं, या आपकी कोई बीमारी है ऐसी कि आप परेशान, इलाज बहुत करवा चुके हैं, नहीं हो रहा है। और एक सम टाइम होता होगा निदा, शायद आपने भी सुना हो कि कुछ लोग उस फेज से निकल तो आते हैं, एक प्रॉब्लम फेज से निकल आते हैं, लेकिन उनका माइंड वो स्टक हो जाता है वहीं, और वो जब कभी रिमाइंडर्स आ रहे होते हैं तो वो पैनिक अटैक्स की पोजीशन में चले जाते हैं फिर। तो उन चीज़ों को हम बहुत ईजिली दिमाग से निकाला जा सकता है। अच्छा, अगर कोई आपकी टीम का हिस्सा बनना चाहे तो वो आपको कैसे अप्रोच कर सकता है, कैसे रब्ता कर सकता है? हमारे YouTube चैनल है, हमारे जितने वीडियोज़ हैं उस पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई होती है। इसके अलावा हमारी वेबसाइट है, हमारा इंस्टा है, फेसबुक है, माइंड पावर आर्टिस्ट के नाम से। जहां आप हमें मैसेज कीजिए, अपनी डिटेल बताइए कि आप सीखना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, फिर हम आपको वहाँ से गाइड करते हैं कि पहले कोर्स से आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि वो ऑलरेडी प्लेलिस्ट मौजूद है, और उनको फिर उस ग्रुप में शामिल कर दिया जाता है। सही, कि आप यहाँ से स्टार्ट लीजिए। थैंक यू सो मच नादिया कि आप हमारे शो पे आए, और बेस्ट ऑफ लक आपकी कंपनी के लिए, और जो आप काम कर रही हैं पाकिस्तान के लिए वो बहुत बेहतरीन काम। थैंक यू सो मच। तो जी, ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है कि आपने इसे गौर से देखा होगा और अपनी ज़िंदगियों पे अप्लाई भी करेंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह आपसे मिलूंगी कल।